मतलब यहाँ से क्या सीखने को मिला, यहाँ से सीखने को मिला कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं इन केस ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। बस जितना और सारा फंक्शन है उसको देख लो कि वो कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग। बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पर इंपैक्ट नहीं करता कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग बना देगा या डिक्रीजिंग बना देगा। वो जस्ट एक कांस्टेंट ट्रीट होता है, लग के वो फंक्शन को बढ़ा देता है, बस मतलब उठा देता है, इंक्रीज डिक्रीज में कोई चेंज नहीं करता। मतलब सिर्फ इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले इंटीग्रल लिख दिया, फिर इंटीग्रल के अंदर जो लिखा हुआ उसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस लगाया, जो इंटीग्रल की अपर लिमिट है उसको पूरे इंटीग्रल में रख दिया, जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स को नहीं छेड़ेंगे, एक्स एज इट इज रहेगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स रख दिया, माइनस लगाया, लोअर लिमिट को रख दिया, जहाँ जहाँ टी है वहाँ जीरो रख दिया। ये हो गया पूरा इंटीग्रल ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इंटीग्रल। क्लियर, मैक्सिमम एरिया मिलेगा आपको जब आप 12/12 का एक प्लॉट खरीदो। अब सब मैथमेटिक्स रिलेट करती है रियल लाइफ में, प्रोवाइडेड कि आप पहचान पा रहे हो इन्हें। लोग कहते हैं कि इतना पढ़ लिया साइन थीटा कॉस थीटा ये वो पढ़ लिया, कहाँ यूज़ करो। अरे बच्चा अब भाई यूज़ करना तो जानो, उसको कहाँ यूज़ करना है, यूज़ करना तो सीखो उसको। ये याद रखना इस चीज़ को कि अगर आपको कहीं से मिनिमम मैक्सिमम वहाँ पे नहीं मिला है इन बिटवीन, ठीक, तो हमेशा आप वैल्यू उस पॉइंट पे भी निकालो कि जहाँ पे वो फंक्शन टूट रहा है, ताकि हो सकता है क्योंकि वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग आया है, यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया है। अब -1 पे वैल्यू आप बताओगे, 1 पे वैल्यू बताओ, 3 पे वैल्यू बताओगे, बट 2 पे क्या, 2 पे क्या, तो 2 पे भी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि 2 पे देख लेते हैं क्या मैक्सिमम आया है। या सिंपल ऐसा समझ लो जितनी बार वो टूटे, जहाँ जहाँ फंक्शन टूटे उन पॉइंट्स पे वैल्यू बता दिया करो, निकाल लिया करो। हो सकता है उन पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो। क्लियर है, तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूस है, यहाँ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो उन पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकालनी होती है जिन पॉइंट पे वो फंक्शन टूटा है। पहला क्वेश्चन, बोला गया है कि फाइंड लेट x एंड y बी टू इंटीजर्स हुज, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, सम इज लेट्स से 24, देन फाइंड x and y such that this product is so that their product is maximum। मतलब क्या है, मतलब है कि दो हमारे पास x और y इंटीजर्स हैं जिनका सम दिया गया है 24, राइट। हमको पता करना है, हमने लेट से मान लिया प्रोडक्ट p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, हमको वो दो नंबर x और y पता करना है सच दैट जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता हो। ठीक, जैसे अगर मैं x चूज़ कर लूँ 6, y चूज़ कर लूँ 18, देन सम इज x प्लस वाई इज 24 एंड 6 इंटू 18 हम लोग निकाल लें तो कितना आ जाएगा 108, करेक्ट। अब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, या ऐसे ही मैं ले लूँ अगर x इज इक्वल टू लेट्स से 12, y इज इक्वल टू 12, देन प्रोडक्ट निकालूँ 12 इंटू 12 तो 144, तो देखो इससे बड़ा ये आ गया। अब हो सकता है x और मैं कुछ नया ले लूँ और y कुछ और नया ले लूँ, ताकि प्रोडक्ट 144 से भी बड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता है। तो वो मुझे x और y पता करना है क्योंकि मुझे दे रखा है सम इज 24। अब यहाँ भी सम 24 हो रहा है, यहाँ भी सम 24 हो रहा है। अब कौन सा x और y होगा जिसके लिए प्रोडक्ट उसका मैक्सिमम होगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैंने p लिया, मतलब मुझे p को मैक्सिमाइज करना है। तो वर्क क्या है हमारा, वर्क है टू मैक्सिमाइज p। ठीक, ओके। p को हम मैक्सिमम मिनिमम जानते हैं कि इस पॉइंट पे एक f की वैल्यू, अब ये f लिखा हुआ है, f इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, मुझे बताना है f मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा। बट हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल के लिए जानते हैं, दो वेरिएबल के लिए अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज़ करके जैसे यहाँ से y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 24 माइनस एक्स, तो मेरा p क्या बन गया, p बन गया मेरा x इंटू 24 माइनस एक्स, मतलब क्या हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने का तरीका डिफरेंशिएट करो, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस वजह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट किया, वैल्यू निकाली, उसको डबल डिफरेंशिएट किया, उसमें रखा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और जीरो आया तो देन आगे हम लोग फर्दर करेंगे। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले dp/dx, जैसे वहाँ del(f/del x करते थे, df/dx करते थे, तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो ये आ गया 24, ये आ गया 2x, इसको 0 के इक्वल रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। ये चीज़ समझ आई, x की वैल्यू 12 आ गई, del2p/del(x2) निकाल लिया। इस चीज़ को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो 0 माइनस का 2 विच इज़ -2 विच इज़ लेस देन 0, या यहीं पे नहीं बोलूँ, अभी नहीं बोलूँ, यहाँ पे ये इतना आ गया। नाउ दिस इम्प्लाइज कि del2p/del(x2) एट x इज इक्वल टू 12 कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 12, कहीं x है नहीं तो डायरेक्ट -2 विच इज़ निगेटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू जो 12 है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है, मैक्सिमा है।
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 12 पे उसको जो p होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर x 12 आया है तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 24 माइनस 12 मतलब 12, y इज इक्वल टू 12, मतलब वही जो मैंने 144 स्टार्ट में निकाला था जब हम लोगों ने x y 12 लिया था, y 12 लिया था। इन दिस केस सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 144, मतलब x इंटू वाई 144 से बड़ा नहीं हो सकता है। दो ऐसे नंबर जिनका सम 24 होता हो उसकी उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 144 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इतनी चीज़ क्लियर है। अब ये रियल लाइफ से कैसे रिलेट है, ठीक दिख रहा होगा अगर थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे तो। जैसे आप अपने फादर के साथ कहीं पे प्लॉट लेने गए और प्लॉट में बताया गया कि भैया जी हम आपको क्या बोलते हैं, एक ऐसा प्लॉट देंगे जिसका पेरीमीटर जो होगा, मतलब उसकी लेंथ प्लस ब्रेथ होगी जो वो 24 होगी, या इसी को पेरीमीटर में कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं। देखो एक मैंने ये प्लॉट बना दिया, ठीक, अब मैं ये x इसको x बना दूँ, y बना दूँ, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक। अब आपको बोल दिया गया कि x उसका जो पेरीमीटर होगा वो मैं आपको 24 दूंगा, या एस 24 इसी से रिलेट करके ना 48 दूंगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अब आपको ये पता है कि जो पेरीमीटर मुझे मिलने वाला है वो 48 मिलने वाला है। अब कैसा किस शेप का मैं उधर से प्लॉट उठाऊं, बहुत सारे प्लॉट भी कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना प्लॉट लेने आ रहे हैं। अब आप कौन से प्लॉट को कितना प्लॉट लेने के तैयार हैं ताकि उसमें एरिया मैक्सिमम हो जाए। अब ये पी जो मैंने वहाँ लिखा था एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, करेक्ट यही था वहाँ पे पी हम लोगों का जो प्रोडक्ट आता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एरिया, मतलब मेरा जो घर बने वो मैक्सिमम एरिया पे बने, प्रोवाइडेड कि x प्लस वाई 24 रहेगा। अब जो बंदा एक अभी जैसे एग्जांपल दिया था 18 और 6, इसका इस मेजरमेंट का जो प्लॉट लेगा उसका एरिया कम होगा, और जब आप प्लॉट लोगे 12/12 का, अब ये कब पता चलेगा आपको, जब आप मैथमेटिक्स का मैक्सिमम मिनिमा जानते होगे तब। ये अच्छा ठीक है, मुझे पेरीमीटर पता है, मैं जानता हूँ एरिया को मैक्सिमाइज तभी कर सकता हूँ जब ये कंडीशन होती। वहाँ से मुझे मिल गया कि x इज इक्वल टू 12, मतलब पापा जी आप एक स्क्वायर शेप का प्लॉट खरीदो, आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा उसी पेरीमीटर पे। जो बंदा जो मैक्सिमम नहीं पढ़ा होगा वो अपने पापा से कहेगा पापा कुछ भी ले लो चल जाएगा, सब तो एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, अरे सब एक जैसे नहीं होते। मैक्सिमम एरिया मिलेगा आपको जब आप 12/12 का एक प्लॉट खरीदोगे। ये अब सब मैथमेटिक्स रिलेट करती है रियल लाइफ में, प्रोवाइडेड कि आप पहचान पा रहे हो नहीं। लोग कहते हैं कि इतना पढ़ लिया साइन थीटा कॉस थीटा ये वो पढ़ लिया, कहाँ यूज़ करो। अरे बच्चा आप भाई यूज़ करना तो जानो उसको, कहाँ यूज़ करना है, यूज़ करना तो सीखो उसको। आप पढ़ लियो आप यूज़ करना नहीं जानते तो कहाँ आपको दिखेगी वो चीज़ें, ठीक ना। तो ये ठीक, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम से आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सर्कल whose diameter is AB, then triangle on circle having maximum area should be isosceles triangle। आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ठीक, इसमें आपको एक डायमीटर दे रखा है ए बी, ये मैंने डायमीटर इसका बना दिया A2 B। अब इसमें कोई भी एक ट्रायंगल बनाओगे जिसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो ट्रायंगल हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, वही एक ऐसा ट्रायंगल बन सकता है जिसके पास मैक्सिमम एरिया हो। जैसे अब इसी में मैं बहुत सारे ट्रायंगल्स बना सकता हूँ। जैसे मैंने पहला ट्रायंगल ये बना दिया, दूसरा ट्रायंगल ये बना दिया, तीसरा ट्रायंगल ये बना दिया, समझ रहे हो, ये थोड़ा ट्रायंगल गंदा बन गया बट है वो ट्रायंगल। चौथा ऐसे करके बना दिया यहीं से ऐसे, पांचवा और इसी के पास पे ऐसे बना दिया। तो बहुत सारे ट्रायंगल ऐसे नीचे नहीं कि सिर्फ ऊपर ही ऐसे बना लिया, ठीक। तो कैसे भी ट्रायंगल बना ले, अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है एरिया को जो ट्रायंगल बनने जा रहा है, तो वो एक ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसकी साइड्स आपस में इक्वल हों, मतलब जितनी ये लेंथ हो उतनी ही ये लेंथ हो, तभी वो एक मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल आ सकता है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक ठीक है। तो मैंने कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया इसी में, लेट्स से ये दिस वन, ठीक। कोई भी ट्रायंगल अगर एक सर्कल में बनता है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल हमेशा π/2 होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट सी, ठीक है। चलो, तो इन ट्रायंगल
ACB, ACB ट्राइंगल में मैंने माना लेट से AC इज इक्वस टू एक्स एंड AB इज इक्वस टू 2a लेके चल रहा हूँ इस वजह से क्योंकि a मैं इसका डायमीटर मान रहा हूँ, अदरवाइज फिर a अकेले लूंगा ना, मतलब a भी पूरा a ले लूंगा ना तो कभी कभी रेडियस की ज़रूरत पड़ती है तो a/2 लिखना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं चाह रहा हूँ। ठीक, तो मैं इसको a लेके चल रहा हूँ एंड CB इज इक्वस टू वाई। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि अगर इसका एरिया मैक्सिमम होता है तो x इज इक्वस टू वाई होना चाहिए, मतलब AC और CB आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। राइट, ओके, थीम समझ आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो एरिया इसका सबसे पहले लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है x, हाइट कितनी है y, मतलब XY/2। ठीक, अच्छा, इसी को जो मुझे मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैंने कुछ नाम दे दिया ए तो दे चुका हूँ ना, ऐसे नहीं, कुछ AR नाम दे दिया। ठीक, मुझे AR को मैक्सिमाइज करना है। ओके, अब AR एक फंक्शन है x और y का, मुझे x और y में एक रिलेशन चाहिए, x और y में रिलेशन चाहिए तो मुझे तुरंत पाइथागोरस थ्योरम याद आती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दिस स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वस टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 4A स्क्वायर, क्योंकि मैंने 2A का होल स्क्वायर रख दिया, इज इक्वस टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वस टू रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये चीज़ समझ आती है। माइनस प्लस क्यों नहीं लगा, क्योंकि y जो है एक डिस्टेंस है, इस वजह से हमेशा प्लस में रहेगी, माइनस में नहीं जाएगी। y मुझे मिल गया, उठा के मैंने AR में रख दिया, तो AR में मेरा क्या आ गया, x टाइम्स रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2। ये चीज़ समझ आती है। चलिए, अगर इतना आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि अब इसको मुझे AR को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। राइट, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, d/dx ऑफ AR। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो पहले 1/2 बाहर आ गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, x को रोका, दूसरे वाले का फंक्शन का किया। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे आप। 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस दूसरे फंक्शन को रोका, 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को, और पहले फंक्शन का कर दिया। ये चीज़ समझ आई। ओके, दिस इज हाफ टाइम्स x इंटू, इसका करोगे तो पहले क्या लिखा हुआ, रूट ऑफ समथिंग, तो रूट ऑफ समथिंग का क्या होता है, 1/2 टाइम्स रूट ऑफ समथिंग। ठीक, तो 1/2 टाइम्स रूट ऑफ दिस थिंग। अब जो समथिंग माना है उसका करेंगे, तो 4A स्क्वायर का 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 2x। यहाँ तक बात समझ आई। प्लस इसको तो एज इट इज लिख दिया और x का हो गया 1। क्लियर है, दिस इज हाफ टाइम्स, इधर ये इससे काट डालेंगे, उधर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लो, 1/2 टाइम्स ऑफ, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, नीचे एलसीएम लोगे आप, रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अरे ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हाफ टाइम्स ऑफ 4A स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, अब मैं इसी dr/dx को dar/dx को 0 रखूंगा, बिकॉज मुझे वो पॉइंट पता करना होगा कि वो x कौन सा होगा जिन पे वो क्रिटिकल पॉइंट आने वाले हैं, जिन पे मे भी मैक्सिमम मिनिमा आने वाला है। ठीक, तो इसको 0 रख दिया, 0 रख दिया, तो इसका मतलब है कि ये न्यूमरेटर वाला टर्म 0 हो गया। देखो समझना ध्यान से, ये वाला टर्म उधर जाएगा 0 का, मतलब इसी को इक्वल टू 0 रखा है, तो ये वाला टर्म खत्म, ये वाला उधर जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये भी 0, तो सिर्फ इतना टर्म बचेगा जो 0 के इक्वल आएगा। ये जो बात समझ आती है, तो दिस इम्प्लाइज 4A स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0. This implies x square is equals to 2a square. So x is equals to plus minus root of root 2a. Not plus minus because it should be plus always. Because it's the distance, right? x मुझे मिल गया रूट 2a. x मिल गया तो y मिल गया. y कितना आ जाएगा? This implies y is equals to कितना था? रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, I think. Yes, 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. So this is going to be root of 4a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 2a स्क्वायर, तो माइनस का 2a स्क्वायर, तो ये ओवरऑल कितना हो गया रूट ऑफ 2a स्क्वायर, तो बाहर कर दिया तो रूट 2 बाहर और a अलग से। अब देखो यहाँ से दोनों क्या इक्वल आए हैं, जो x आया है वही y आया है, दिस इम्प्लाइज ओके।
ओके ओके ओके, वन मोर थिंग, यहाँ से देखो मुझे अभी क्या मिला है, मुझे मिला है कि x इज इक्वल टू रूट टू ए, ये क्रिटिकल पॉइंट है। मुझे नहीं पता ये मैक्सिमाइज कर रहा है या मिनिमाइज कर रहा है, बट कैसे पता करेंगे? पता करने का तरीका वही है कि ये निकालेंगे d2 बाई dx2 ऑफ ए आर। ठीक, अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था कि फाइंड द पॉइंट, या ये प्रूफ करो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया कंप्लीट करता है, मैक्सिमम एरिया बनाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर यहाँ से मुझे दो x मिले होते हैं, x इज इक्वल टू लेट से मिला होता है एक रूट थ्री ए, देन मैं सोचता कि अच्छा इसके लिए मैक्सिमम मिल रहा है या इसके लिए मैक्सिमम मिल रहा है, दोनों में से कोई एक के लिए मैक्सिमम मिनिमम या दोनों के लिए मैक्सिमम या दोनों के लिए मिनिमम मिल सकता है, तब मैं डाउट में रहता। बट यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आया है और वहाँ बोला गया है कि मैक्सिमा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो जो पॉइंट निकालना है वो मैक्सिमम पॉइंट पता करना है, तो एक पॉइंट आया तो फॉर श्योर वो मैक्सिमा ही देगा, फिर कोई बात ही नहीं आती ना। तो हम लोग, हाँ बात है कि अगर यहाँ पे दो आते तब मैं ये कैलकुलेट करता, क्योंकि तब मुझे देखना पड़ता कि x इज इक्वल टू रूट टू ए के लिए मैक्सिमा आ रहा है कि x इज इक्वल टू रूट थ्री ए के लिए मैक्सिमा आ रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आया है और वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो पॉइंट बताओ जिस पे वो मैक्सिमा देता हो, तो फॉर श्योर है कि वो एक पॉइंट यही होगा और कोई नहीं हो सकता, यही पॉइंट मैक्सिमा दे रहा है। क्लियर है बात? इस वजह से मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मुझे पता है ये चीज़ जो चीज़ आएगी रूट टू ए पे ये निगेटिव आएगी। आप करके देख लेना वहाँ से एक बारी और, इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना और फिर पुट कर लेना रूट टू ए, आपको देखेगा कि वो चीज़ निगेटिव आ रही है। ठीक, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? तो मतलब अगर सर्किल में एक ट्राइंगल बनाना है जिसका एरिया मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो दैट सर्किल दैट ट्राइंगल शुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इजी है बट इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसमें आपको इसकी लैंग्वेज समझ आए, क्योंकि मैक्सिमम में लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। कह रहे हैं कि सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब, पहले तो एक क्यूब है जिसका जो बेस है वो एक स्क्वायर शेप्ड का है, तो मैं एक क्यूब बना देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास हो गया इसका बेस। ये हो गया इसका बेस। ठीक, बेस जो है वो स्क्वायर है, बाकी ये इसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो। आगे सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब विद ए स्क्वायर बेस गिवन वॉल्यूम इज गिवन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी मैं आगे अभी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा दिस, देन वॉल्यूम शुड बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। जब भी आपको बोला जाए कि गिवन समथिंग, तो गिवन समथिंग का मतलब होता है कि वो वाली चीज़ अब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। जब भी उसका डिफरेंशिएशन अगर आएगा डी बाई डी एक्स सपोज आया, तो वो जीरो होगा, वो फंक्शन नहीं माना जाएगा किसी चीज़ का, वो फंक्शन नहीं माना जाएगा किसी चीज़ का। ठीक है, वो गिवन है बट मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, तो जब भी मैं आगे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट नंबर, वो एक नंबर होगा, तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। क्लियर है ये बात? ओके। इस मिनिमम इफ इट इज़ अ क्यूब, तो मैंने मान लिया कि लेट्स से ए, ये इसकी लेंथ ए है, तो अगर लेंथ ए है तो ब्रेथ भी ए ही होनी चाहिए बिकॉज ये स्क्वायर शेप्ड है, और हाइट मैंने मान ली एच। ठीक, अब मुझे दिखाना है कि जो हाइट होगी वो भी ए होगी, सो दैट इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम आ जाए। इतनी चीज़ क्लियर है? ओके, तो इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम लिखता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ए स्क्वायर इंटू एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, मुझे एच पे ध्यान देना है बस, क्योंकि एच को ही मुझे फाइंड करना है कि एच क्या होगा। देन दूसरा चीज़ सरफेस एरिया लिखूंगा, तो सरफेस एरिया क्या लिखूंगा इसका? 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ ए स्क्वायर, ब्रेथ इंटू हाइट ए एच, प्लस हाइट इंटू लेंथ ए एच, मतलब क्या बन गया? 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 ए एच, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब मुझे सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा जी, बट जब ये सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, मुझे दो वेरिएबल मिल रहे हैं ए और एच, तो मुझे एक वेरिएबल को बदलना पड़ेगा, ऐसे को सिंगल वेरिएबल बदलना पड़ेगा। तो या तो एच की वैल्यू रख लो और या तो वी की वैल्यू रख लो, जो मन करे। ठीक, जो मन करे। तो क्या रखना आसान है, अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ तो वो रूट में आएगी कुछ, ठीक, वी बाई एच करके। अगर मैं एच की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगी वी बाई ए स्क्वायर, तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी दिख रही है।
ठीक, तो मैं एच की वैल्यू रख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, जिसका भी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं उसको हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है यूजिंग सम गिवन कंडीशन। ऑलराइट, ओके, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स, इसकी जगह रख दिया v बाई ए स्क्वायर। तो अभी इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मत मानो, इसके आगे इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 v बाई, अरे बोलो हाँ, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान से देखना, अब यहीं पे मैं उसी चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि v जो होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, करेक्ट। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करो बाबू जल्दी। दिस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a प्लस 2 टाइम्स v, बिकॉज v इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो ये पूरा 2 इंटू वी जो है वो कांस्टेंट लिखा हुआ है। अरे बोलो ना, कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये मत समझ लेना कि v में तो a है तो सर v जो है वो a का फंक्शन है और h का फंक्शन है, ना लेना, बिकॉज गिवन दे रखा है। ये वर्ड न देता तो मैं बोलता कि v भी अब वेरिएबल है, बिकॉज a बदलता रहेगा, h बदलता रहेगा, तो v भी बदलता रहेगा। बट नहीं, इट इज गिवन एंड हेंस v शुड बी एन कांस्टेंट नंबर, वी शुड ट्रीट v एज अ कांस्टेंट नंबर। ऑलराइट, ओके, तो 1 बाई ए स्क्वायर का क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर। ये चीज़ समझ आती है, डिफरेंशिएशन किया है बस, और कुछ नहीं करा है। ओके, इसको रख दे 0 के इक्वल, या थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको पहले। ये बन जाएगा मेरा 2 टाइम्स 2a माइनस 2v बाई ए स्क्वायर। ठीक, अब इसको रख ले 0 के इक्वल, ताकि मुझे वो क्रिटिकल पॉइंट पता चले कि जिस पॉइंट पे ये चीज़ मैक्सिमम मिनिमम देने वाला है। ठीक, 0, तो दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 2v बाई ए स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज 2 कैंसिल, a क्यूब इज इक्वल टू v, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू v रेज टू पावर 1/3। मतलब आपको वॉल्यूम गिवन होगा तो आप वो a बता दोगे कि a इतना होगा। जैसे वॉल्यूम आपको गिवन है लेट्स से 8, तो आप a बता दोगे a होगा 2। अरे बोलो ना, a बता दोगे 2, क्लियर ना। ओके, तो आपको मिला a इज इक्वल टू वी रेज टू पावर 1/3। अब जरा सेकंड डिफरेंशिएट 2 बारी कर लें, ताकि मुझे पता चल जाए इस पे मैक्सिमम मिलने वाला है या मिनिमम मिलने वाला है। एक्चुअली मिनिमा ही मिलेगा, बिकॉज मुझसे पूछा गया है कि वो ऐसे जो होना चाहिए सरफेस एरिया वो मिनिमम होना चाहिए, और मुझे एक ही पॉइंट यहाँ मिला है, तो श्योर है कि वो मिनिमा ही होगा। इवन तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक बारी वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्चुअली में मिनिमम मिलेगा कि नहीं। तो फिर से एक बारी और डिफरेंशिएट कर दें एक रिस्पेक्ट में इस चीज़ को। ठीक, तो करेंगे तो क्या मिलेगा इस बारी, ये मिल जाएगा 2 टाइम्स माइनस 2v, फिर से v कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर का बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन ए क्यूब, एक गंदा संदा बन जाता है, 2 अपॉन ए क्यूब। अरे बोलो हाँ, दिस इज 2 टाइम्स, अब ए की वैल्यू रख दे क्योंकि मुझे उसी ए पे पता करना है कि एक्चुअली में ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो दिस प्लस 4 टाइम्स v अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कितनी थी v, तो यहाँ रख दिया v, तो v से v कैंसिल हो गया, 6 2 12 विच इज़ पॉजिटिव। देखो विच इज़ पॉजिटिव, तो मुझे a की वैल्यू जब मैंने v रखी या v रेज़ पावर 1/3 रखी, या उल्टा बोलो कि a क्यूब इज इक्वल टू v रखा, तो मुझे जो d2 SA बाई da2 मिला है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया, वो मुझे पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव का मतलब जो a है जिस पे मैंने निकाला है, दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो मैंने पहले बताया था। राइट, अब मुझे a मिल गया तो मुझे h भी मिल जाना चाहिए यूजिंग द गिवन कंडीशन। तो हम लोग करते क्या है, हर बार हम लोग वो कंडीशन पता होती है जो हमको यूज़ करनी है, गिवन कंडीशन इसको बोलते हैं, फिर हम वो एक्सप्रेशन निकालते हैं जिसको मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, जैसे सरफेस एरिया। उस पहली कंडीशन का यूज़ करके सेकंड वाले जो इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वहाँ से वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू वापस से गिवन कंडीशन में पुट करते हैं ताकि मुझे दूसरा वेरिएबल मिले। क्लियर ना। ओके, वहाँ क्या था मेरे पास, v इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच, तो v की वैल्यू आ गई मेरे पास ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच, तो दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू ए, और यही मुझे प्रूफ करना था कि जो एच होगा वो ए होगा, एंड दैट ए इज वी रेज़ टू पावर 1/3, और उस पर सरफेस एरिया क्या हो रहा है, मिनिमम सरफेस एरिया। तो मैंने प्रूफ कर दिया जो एच होगा वो ए के इक्वल होगा। इसका मतलब जो क्यूब बनेगा दिस शुड बी एन जो क्यूबॉइड बनेगा दिस शुड बी एन क्यूब इंस्टेड ऑफ एनी क्यूबॉइड, करेक्ट। मतलब उसकी हाइट भी सेम होनी चाहिए, उसकी लेंथ और ब्रेथ के। कंडीशन एक वो भी है कि उसका जो बेस एरिया है वो एक स्क्वायर है, जो बेस है वो एक स्क्वायर टाइप का है, अदरवाइज फिर मुझे नहीं पता है उसके बाद, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो मेरे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट के 3 वेरिएबल अभी मैंने सॉल्व करना सीखा नहीं है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया ना। ये डेली लाइफ में सोचो इसको कैसे करोगे। आपके घर पे कोई एक स्क्वायर शेप का कुछ भी एक प्रोडक्ट है, अब चाह रहे हो कि इसका जो सरफेस एरिया हो मिनिमम बन जाए और मैं इसको
पार्सल कर पाऊँ, तो वो मिनिमम सरफेस एरिया तभी बन सकता है जब वो क्यूब होगा, अदरवाइज वो मिनिमम कभी बन ही नहीं सकता है। समझ आ रही बात? तो मिनिमम सरफेस एरिया तभी बन सकता है जब वो एक क्यूब हो, बस तभी आप उसको मिनिमाइज करके पार्सल कर सकते हो, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओपन बॉक्स है विद स्क्वायर बेस, फिर से ठीक है, ओपन है इस बारी, ध्यान से सुनना, इस बारी ये क्या है, ओपन है। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बना दिया, ओके, ओपन, अभी बनाता हूँ। मेड अप ऑफ एक कार्डबोर्ड था जिसका एरिया सी स्क्वायर दे रखा है। अब वो एक क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, वो एक स्क्वायर हो सकता है, आई डोंट नो, मैंने जस्ट ऐसे जनरल एक रेक्टेंगल बना दिया। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे लेंथ और ब्रेथ तो एक स्क्वायर बन जाएगा। इस कार्डबोर्ड का यूज़ करके मैंने एक क्या बोलते हैं, ओपन बॉक्स जनरेट करा है। कैसे? पहले ये मैंने बना दिया बेस इसका, फिर इस पर कुछ ऐसा करके साइड वाली, गंदा बन गया नहीं, कुछ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक, साइड जनरेट कर दी, फिर ऐसे ही इधर की साइड जनरेट कर दी, कुछ ऐसे करके, ठीक, फिर इसके बाद ये वाली साइड जनरेट कर ली, कुछ ऐसे करके, ठीक, और फिर जो पीछे की साइड थी वो जनरेट कर ली, कुछ ऐसे करके। तो दिख रहा है कि नहीं? ये सब तरफ से क्लोज्ड है, मतलब ये एक फिगर ऐसा कुछ करके बना है। मैं हटा देता हूँ, सारा बहुत गंदा बना है क्योंकि कुछ ऐसा करके जनरेट हुआ है, जहाँ पे ये सारी साइड बाउंडेड हैं, मतलब इसी कार्डबोर्ड से बनाई गई हैं। ये वाली साइड, ये साइड वाली साइड, इधर वाली भी ऐसे ही, ठीक, और जो पीछे की साइड है वो भी ऐसे करके। सब तो कलर दिख रहा होगा नहीं, बट सब कलर नहीं है, ऊपर वाली साइड मैंने कलर नहीं करी है, ठीक। 1 2 3 4 5 फेसेस बनाए हैं जिसमें ऊपर वाला फेस ओपन है, क्लियर। इस कार्डबोर्ड को ऐसे मोड़ मरोड़ के ऐसे करके इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, पहला चीज़ है कि बॉक्स जो बना है वो एक स्क्वायर बेस का है, मतलब अगर ये ए है, ये ए है, बन जा भाई ए, तो ये भी ए है, क्लियर। हाइट जो होगी मुझे नहीं पता, मैंने हाइट मान ली h, ऑलराइट। इसका एरिया दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक, ओके। अब जो कार्डबोर्ड बना है, सॉरी जो बॉक्स बना है कार्डबोर्ड से, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है C³/6√3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब चाहे जैसे भी मैं तोड़ मरोड़ के उसको बनाऊँ, एक ओपन बॉक्स जिसका एक स्क्वायर बेस हो, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम इतना हो सकता है, इससे बड़ा वो नहीं बन सकता, इससे बड़ी वॉल्यूम का नहीं बन सकता है, क्लियर। इस सब यूज़ हैं, आपको दिख रहा हो, बस आपको दिख जाए एक बारी कैसे मैं रियल लाइफ में इनका सबका यूज़ करूँगा। आपको दिखने अब आपके पास सिर्फ एक कार्डबोर्ड था, आपको ये दिखने जा रहा है कि अब कार्डबोर्ड ना सोचो, ये वुड सोचो कि वुड है। अब मैं इस वुड को एक क्यूबाइड में किसी चीज़ को कंटेन करने के लिए कंटेनर टाइप को बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं पानी है या फिर कोई और मील है, जो भी मैं कंटेन करना चाह रहा हूँ कंटेन कर लूँ, सच दैट उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ कंटेनर पे अंदर आ जाए, मैक्सिमम कंटेनर के अंदर चीज़ आ जाए। तो अब ऐसा मैं कैसा, किस हाइट और किस लेंथ ब्रेथ का बनाऊँ, ठीक, तो वही देखना है। तो मैंने मान लिया वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम किसका, जो क्यूबाइड आया है उसका वॉल्यूम, या फिर जो बॉक्स आया है, क्यूबाइड ना बोलूँ, मुझे नहीं पता वो बॉक्स क्यूब आएगा या क्यूबाइड आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इसका A² × H। बोलो ये बात समझ आती है। लास्ट टाइम वॉल्यूम गिवन था, इस बारी वॉल्यूम क्या है, एक वेरिएबल है, A और H का फंक्शन है, क्लियर, ओके, ठीक है। अब एरिया और इधर की सरफेस एरिया को कैसे कनेक्ट करोगे? अगर मैं बोलूँ इधर का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, क्योंकि इस बारी जो ऊपर है वो ओपन है, ठीक, तो कैसे निकाल सकते हो? दो तरीके से, या तो पूरे से वो ऊपर वाला माइनस कर दो, या तो इनको ऐड करके प्लस ये जो बेस है उसको ऐड कर लो। तो 4 आपको दिख रहे होंगे साइड वाले, तो 4 टाइम्स ऑफ A × H प्लस एक जो बेस का बना हुआ है A², ये कर लो। या फिर ओवरऑल निकालो, 2 टाइम्स ऑफ क्या होता था 2AH प्लस A² से वो जो ऊपर वाला है सरफेस उसको माइनस कर दो, मतलब A² माइनस कर दो, तो फिर से वही आ जाएगा यही चीज़, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ अलग से। ये आ गया सरफेस एरिया, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा C² के इक्वल। रीजन बिकॉज इसी कार्डबोर्ड को इन्होंने तोड़ मरोड़ के इसमें कन्वर्ट करा है, ये बात समझ आती है।
और जितना इसका एरिया होगा उसी को तो बस ऐसे ऐसे पलट वलट के इसको बना दिया गया है। तो अगर फिर से मैं इसको खोल दूँ पूरा ये बॉक्स, तो फिर से इतना ही बड़ा बन जाएगा, ये जो कार्डबोर्ड है उतना ही बड़ा का एरिया बन जाएगा, राइट। तो इसका एरिया इधर का सरफेस एरिया आपस में इक्वल होगा। ये बात समझ आती है। मुझे एक गिवन कंडीशन मिल गई और मुझे वी को मैक्सिमाइज करना है, हो गया काम मेरा, ठीक। यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, एच या ए? एच निकालो, ज़्यादा आसान है। एच इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4a। बोलो हाँ। इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ कर लो वी में, तो वी मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4a। एक ए कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा, ये बचेगा एक ए और एक ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a/4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो यहाँ तक बात समझ आती है? अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि v को मैक्सिमाइज करना है इसीलिए मैं dv/dA निकालूंगा सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से और लिख लें ताकि जल्दी से डिफ्रेंशिएशन हो जाए। सी स्क्वायर ए अपॉन 4 माइनस ए क्यूब अपॉन 4। डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहला सी स्क्वायर बाई 4 बाहर और ए का हो जाएगा 1 माइनस ए क्यूब का करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बाई 4। इसको 0 के इक्वल रख दोगे ताकि आपको वो ए की वैल्यू मिले। तो ए यहाँ से आ जाएगा कितना, जल्दी से बताओ, c अपॉन √3। प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज एक ही a मिलेगा। ये बात समझ आती है? ओके, ठीक, क्योंकि a जो है वो डिस्टेंस है तो वो निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। अब फिर से d2/dA2 निकाल लें, क्योंकि मुझे वो पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे जो आने वाला, हालांकि वो मैक्सिमम ही होगा बिकॉज मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, फिर भी मैं एक बार ही निकाल देता हूँ। ये आ जाएगा 0, बोलो हाँ। ये आ जाएगा माइनस का 6/4a। अब a की वैल्यू c/√3 रख दो तो क्या बनेगा, माइनस का 6/4 इंटू c/√3। c एक पॉजिटिव नंबर होगा बिकॉज वो एरिया है, मतलब लेंथ है, तो दिस शुड बी निगेटिव। निगेटिव का मतलब a जो वैल्यू मैंने रखी है दिस शुड बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, करेक्ट। a की वैल्यू आ गई है। अब मुझे गिवन कंडीशन तुरंत याद होनी चाहिए, गिवन है मुझे h इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो c²/3 अपॉन 4 टाइम्स c/√3। मुझे दिखाना क्या है एक्चुअली, मुझे दिखाना है इसका वॉल्यूम कितना होगा, बट उसके लिए मुझे h पहले पता होना चाहिए, तभी मैं वॉल्यूम में रख पाऊंगा कि वॉल्यूम कितना होने वाला है, राइट। इसको जरा सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 2c²/3 2c²/3 अपॉन 4 टाइम्स c/√3। ये कैंसिल, ये एक c कैंसिल, 3√3 कैंसिल, तो ये बन गया /2 एक नीचे बचेगा, एक c ऊपर बचेगा और एक √3 ऐसे बचेगा। ये आ गया मेरे पास h आ गया तो वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम क्या था, a² इंटू h। तो अब जो h और a मैं रखने वाला हूँ उस पर वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए मैं रखने वाला हूँ। मुझे वो वॉल्यूम पता करना है कि जिस पे वो मैक्सिमम बने। मैंने निकाला वो a होना चाहिए c/√3 और h होना चाहिए c/2√3। इस a और h पे मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा। कितना मिलेगा वो यहाँ से पता चलेगा। a की वैल्यू रख दी c/√3 का होल स्क्वायर इंटू दिस /2√3, अरे /2√3। बोलो हाँ। ये बन गया मेरे पास c³ बाई 3 to the 6 √3। आई थिंक यही मुझे प्रूफ करना था, isn't it? यस, c³/6 √3। समझ आ गया क्वेश्चन। मैं कंडीशन लेके चला था, वॉल्यूम वेरिएबल था a²h, मुझे सरफेस एरिया पता था, मैंने दोनों को कनेक्ट किया, मुझे एक गिवन कंडीशन मिल गई, वहाँ से वेरिएबल निकाला, v में रखा, डिफरेंशिएट किया, वैल्यू निकाली, वैल्यू वापस से उठा के जो गिवन कंडीशन थी उसमें रखी, वहाँ से दूसरी वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यू को मुझे पता चल गया इन पॉइंट्स पे जो v है वो मैक्सिमम है। अब कितना है उसके लिए मैंने वैल्यू वापस से उसी v में रख दी, वो इतनी होगी। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से आपको दिखेगा कि a और h दोनों डिफरेंट हैं, मतलब इस बारी लास्ट वाले में क्या था कि आपको वॉल्यूम गिवन था और सरफेस एरिया बताना था कि कब मिनिमम होगा आई थिंक या मैक्सिमम होगा। तो उसमें ये आया था कि वो जो बॉक्स होना चाहिए वो एक क्यूब होना चाहिए, व्हाटएवर मैक्सिमम मिनिमम मुझे याद नहीं भी, वो एक क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है कि वॉल्यूम मैक्सिमम अब करना है, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ए वापस से वो एक क्यूब बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। उसको एक क्यूबाइड होना चाहिए जिसकी हाइट जो है वो उसी ए के हाइट की मतलब ए की लेंथ की आधी है। ए है c/√3 और h है c/2√3। तो जो h आया है वही a का आधा है। क्लियर। तो यहाँ से ये बात भी पता चल गई। अब ऑप्शन में ये भी आ सकता है ऐसे करके घूम के कि वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए हाइट जो होनी चाहिए वो डबल होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन देख लो तो आपको पता चल जाएगा h इज इक्वल टू a/2। इसका मतलब जो हाइट होनी चाहिए वो a की आधी होनी चाहिए, ऐसे ऑप्शन में बन सकता है। क्लियर। तो ये मत मान के चलना कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही आएगा, ऑप्शन में कुछ चेंज आ सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहो इसके लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि एक सर्कल है, ठीक, इसके अंदर कोई भी एक ट्रायंगल मैंने इंस्क्राइब कर दिया। इंस्क्राइब का मतलब होता है इसके अंदर बना देना, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ये एक ट्रायंगल इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया है, राइट। ए बी एंड सी, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट्स से ओ, ओके। कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल इसके अंदर बना है, अगर मुझे इसका एरिया मैक्सिमम करना है, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें कैसा क्या था कि एक सर्कल है, उसमें एक डायमीटर था। अब जो एरिया बनेगा वो एक आइसोसेलेस बनेगा, प्रोवाइडेड कि वो एरिया मैक्सिमम हो। ये था कि जब डायमीटर को एक साइड लेके तब ट्रायंगल बनाया जाए। अभी क्या है, कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल क्या बोलते हैं, सर्कल के अंदर होना चाहिए। मतलब वो ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है कुछ, वो ट्रायंगल ऐसा हो सकता है कुछ, वो ट्रायंगल ऐसे हो सकता है कुछ, बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल इसके अंदर हो सकते हैं। तो कहते हैं कि वो ट्रायंगल जिसका एरिया सबसे मैक्सिमम होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे नहीं, वो ऐसे भी बन सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी कुछ इस टाइप से, या कुछ इधर आके बन सकता है, किसी भी एंगल पे बन सकता है, बट वो होगा तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, मतलब सारी साइड्स उसकी आपस में इक्वल होंगी, वही ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया देगा। तो ठीक है, हम प्रूफ करते हैं इसको। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, ओके ध्यान सुनना। मेरे पास सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है मतलब मेरे पास रेडियस गिवन है। तो मैं सबसे पहले तो रेडियस बना लूँ यहाँ से ज्वाइन करके। ये मैंने बना दी पहली रेडियस आर, ये मैंने बना दी दूसरी रेडियस आर, और ये मैंने बना दी तीसरी रेडियस आर। ओके, यहां तक समझ आया, राइट? ठीक है। अब देखो जरा, मैं इसको परपेंडिकुलर यहाँ से ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मुझे एरिया पता करना है। तो एरिया पता करने के दो ही तरीके हैं, या तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ लेंथ बेस इंटू हाइट लगा दो, या फिर आप हीरोन्स फार्मूला लगाओ। हीरोन्स फार्मूला में बहुत लंबे चौड़े चीज़ें बनने लगेंगी, वो साइड्स मुझे कंसीडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ABC होंगी कि AB होंगी कि A होंगी, राइट। तो मुझे ABC लेके चलना पड़ेगा, फिर मुझे A निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा, C निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगाऊंगा, जहाँ पे बेस मेरा AB बनने वाला है, और इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ D, और जो हाइट बनने वाली है वो CD बनने वाली। अरे ये चीज़ समझ आ रही ना भाई? ओके, तो ये मैंने इतना कॉन्स्ट्रक्शन कर दिया। मैंने एक ये एंगल मान लिया थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज रेडियस दोनों सेम है, इस वजह से एंगल दोनों सेम होंगे। इतनी बात समझ आती है? ओके ठीक है, इतने समझ आता है तो सब कुछ समझ आ जाएगा फिर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसको मैं AR से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मुझे इसी को मैक्सिमाइज करना है, तो इसी को मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। तो दिस इज हाफ बेस, कितना है इसका? A से लेके B तक, इंटू हाइट कितनी है? C से लेके D तक, ठीक है। अच्छा, क्या इस वाले ट्रायंगल में, ये जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा कुछ ऐसा करके, ये मेरे पास ये 90 डिग्री बनेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज हाइट D, A और O, ये थीटा एंगल है, राइट। दिस इज R, ये दिख रहा है ना। मुझे पता करना है AB AD का डबल होगा, ठीक, AD का डबल होगा। तो मुझे AD सबसे पहले पता करना है। तो बताओ इस वाले ट्रायंगल में मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं तो मुझे AD मिल जाए, प्रोवाइडेड मुझे R गिवन है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? AD, हाइपोटेन्यूज कितना है? R। तो दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू R साइन थीटा। ये बात समझ आई, ठीक। AD मिल गया तो AB मिल गया, मतलब ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी हाफ इंटू AB इज 2R साइन थीटा इंटू CD। बताओ जरा, तो CD आप देखो तो CO प्लस OD के इक्वल है। CO मेरा R है और OD और बता कर सकता हूँ फिर से इसी का यूज़ करके, इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करके। जरा OD बताओ, OD के लिए मैं कॉस थीटा लगा लेता हूँ। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, राइट। बेस कितना है मुझे? OD अपॉन हाइपोटेन्यूज R, दिस इंप्लाइज OD इज इक्वल टू R कॉस थीटा। अरे बोलो ये समझ आता है? तो ये बन गया मेरे पास R प्लस R कॉस थीटा, ठीक। तो ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो गई R ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा में। तो R प्लस और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। R इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मेरे पास AR आ गया। अब मुझे इसी को क्या करना है? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज, जहाँ पे R कांस्टेंट है, R मुझे गिवन है, वो सर्कल मुझे गिवन है, ठीक। तो R कांस्टेंट है। अब AR जो है वो किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। थीटा का फंक्शन, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। यहाँ तक बात समझ आई ना? ओके, तो DAR बाई D थीटा, जरा बताओ। अच्छा, यहाँ पे हाफ हाफ पहले मैं काट डालूँ सब, तो सिर्फ R साइन थीटा इंटू R। ओके, कुछ स्टेप और लिख सकता हूँ यहाँ पे, AR डायरेक्ट लिख सकता हूँ, R स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो DAR बाई D थीटा क्या आ जाएगा? ये मैंने लिख लिया, राइट। तो आ जाएगा R स्क्वायर बाहर होगा सबसे पहले, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो साइन थीटा रोका
1 प्लस कॉस थीटा का करा तो माइनस का साइन थीटा, राइट, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा रोका, इसका कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन, यहाँ नजरें रहनी चाहिए, साइन थीटा का किया तो कॉस थीटा आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, अच्छे से सजा के लिख लिया, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक बात समझ आती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो मैं कॉस थीटा को इधर लिख लेता हूँ, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने अलग कर लिया ताकि आपको दिखे अलग से कि वो क्या बनने वाला है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, करेक्ट, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, कॉस 2 थीटा। ऑलराइट, ये है मेरा डी ए आर बाई डी थीटा। अब मुझे वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी ए आर ओवर डी थीटा को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस 2 थीटा। इज इट फाइन, यहाँ तक सही है, ओके। तो कॉस थीटा, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना इसको, कॉस पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ माइनस कॉस थीटा लग जाता है। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला थीटा शुड बी इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू पाई, इसका मतलब, अरे बोलते जाओ, इसका मतलब पाई बाई थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई, करेक्ट। मतलब क्या है, मैं इसको आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये एक्चुअली ये थीटा आया है, ये थीटा, दिस थीटा इज पाई बाई 3, करेक्ट। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, अब एक चीज़, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल के, इसको मैं थोड़ा इधर रख लेता हूँ, विजिबल, राइट, ओके। एक सर्कल की प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने बना दिया एक सर्कल एंड इस पर मैंने बना दिया एक ट्राइंगल, समथिंग लाइक दिस, वेरी गुड। तो ये जितना भी एंगल सेंटर पे बनाएगा, लेट्स से ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक, 30 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी आपको मानना चाहे मान लो। तो यहाँ पे इसी का हाफ एंगल बनता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन सर्कल। इस सर्कल पे कोई भी ट्राइंगल, अगर सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल इंस्क्राइब है तो वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, अगर मैं उनके वर्टिसेस बनाऊं, वर्टिसेस से एक सेंटर पे एंगल देखूं, तो वो सेंटर पे एंगल अगर 60 डिग्री है तो जो वो ऊपर एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री को, मतलब उसी का आधा होगा। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये, क्योंकि मुझे ये मिल गया है कि ये एंगल 2 थीटा है, ये पूरा मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा, बोलो हाँ, ये पूरा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना बना, 2 थीटा, राइट। तो ऊपर वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। थीटा मतलब जो भी मैंने निकाला है, थीटा कितना निकाला है, पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री। तो मैं एक, देखो, एक तक पहुंच गया, मैं एक तक पहुंच गया, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल जो आने वाला है, दिस एंगल गोइंग टू बी पाई बाई 3, करेक्ट। अब मुझे और इतना प्रूफ कर देना है कि ये वाला एंगल भी पाई बाई 3 होगा और ये वाला एंगल भी पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री होंगे, मेरा काम हो गया। अच्छा, ऐसे ही सेम सेम, अब इस सर्कल को ऐसे घुमा लो, जब घुमाओगे तो कुछ ऐसा बन के तैयार होगा। यहाँ देखना इसको, ट्रायंगल फिर से वैसा ही बना, ट्रायंगल फिर से वैसा ही बनेगा, ठीक। इस बारी ये जब ऐसे घूमेगा ना तो वो ऊपर सी था, सी यहाँ जाएगा, ए यहाँ पहुँच जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। वापस से सब कुछ वैसा ही, सेम एज इट इज। इस बारी आप क्या प्रूफ कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें सिमेट्रिक हैं। जब भी चीज़ें सिमेट्रिक होती है ना, हम एक चीज़ प्रूफ कर लेते हैं, अपने आप सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं। इस बारी आप प्रूफ कर पाओगे ये वाला एंगल क्या होगा, पाई बाई 3 होगा। फिर एक बारी और घुमा दोगे, तो एक बारी और घुमाओगे तो सर्कल कुछ ऐसा आ जाएगा, ट्रायंगल फिर से ऐसा बनेगा। इस बारी ए ऊपर पहुंच जाएगा, दिस इज ए, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर से आप प्रूफ कर पाओगे कि एंगल ए जो होने वाला है, दिस इज 60 डिग्री। तो आपने ये प्रूफ कर दिया। देखो, मैंने सिर्फ प्रूफ किया है एक चीज़ के लिए, मैंने सिर्फ एंगल सी प्रूफ किया है पहले, कि यहाँ से ये सब चीज़ें करने के बाद एंगल सी कितना आया मेरा, 60 डिग्री। अब सब चीज़ें सिमेट्रिक हैं, चीज़ें सिमेट्रिक होने के कारण आप सेम एज इट इज चीज़ यहाँ बना सकते हो। जैसे अगर इसी ट्रायंगल में बताऊँ, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, इसी ट्रायंगल में बताऊँ तो आप ऐसे परपेंडिकुलर बना सकते हो। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ऐसे इसी ट्रायंगल में आप इसको एक परपेंडिकुलर बना सकते हो। ये आप एक परपेंडिकुलर ऐसे बना सकते हो और फिर बोल सकते हो सारी चीज़ें वैसे ही, कि इस बारी इसको थीटा लो, इस बारी इसको थीटा लो, फिर प्रूफ करो कि वो थीटा 60 डिग्री होगा यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, कि दिस शुड बी मैक्सिमाइज, फिर से प्रूफ कर दो कि पाई बाई 3। तो ऐसे आप तीन बार करके, या अगर आपको सिर्फ सिमेट्री दिख गई एक बार में कि अच्छा सब चीज़ें वैसे ही तो होंगी, भले ए ऊपर हो, सी यहाँ हो, बी यहाँ हो, उससे मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब मुझे यहाँ मिला कि तीनों एंगल 60 डिग्री हो रहे हैं। दिस इंप्लाइज कि दिस ट्रायंगल शुड बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इज इट फाइन? वेरी गुड। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। क्योंकि ये तो इजी सी चीज़ें हैं ना, इनसे समझ चीज़ें आई जाती हैं कि अच्छा क्या बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, राइट। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम में आए हुए हैं, वो अच्छे क्वेश्चन हैं, उनसे आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन और एक कर लेते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। कर्व है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मतलब अब डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड मतलब मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, कभी वही उसकी डिस्टेंस होगी, राइट। तो एक मेरे पास, मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ ताकि आपको फील आए कि अच्छा क्या होने जा रहा है इसमें, ठीक। तो मैंने पहला कर्व बना लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, एक पैराबोला। अरे ठीक है, पैराबोला टाइप से। दूसरा है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन मीन्स 1 ये रहा, और पॉजिटिव वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, मतलब कुछ ऐसा था इस टाइप का। वाई इज इक्वल 0 पे -1 मिलना चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, जो 0,1 से पास होगी, और इधर वो पॉइंट होगा -1,0, ठीक। ये दूसरा कर्व है। अब मुझे इसके बीच की डिस्टेंस पता नहीं, तो इसके बीच की डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता नहीं, जहाँ पे शॉर्टेस्ट होगा। यहाँ के बाद तो और बढ़ता ही जा रहा है, राइट। यहाँ के बाद तो डिस्टेंस बढ़ती ही जा रही है ऐसे करके। इधर मैं देखूँ तो इधर भी डिस्टेंस कुछ बढ़ती ही जा रही है इसके बाद से, तो यहीं कहीं शॉर्टेस्ट मिलेगी। अब कहाँ मिलेगी मुझे नहीं पता है, ठीक। तो मैं जस्ट एक एजम्पशन करूँगा कि ठीक यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट है, मुझे एक्चुअली नहीं पता कहाँ कहाँ के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझ लेना कि मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि किस किस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। तो मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया कि कोई ये पॉइंट रहा होगा और ये पॉइंट है जो इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट है, ठीक। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। और शॉर्टेस्ट मतलब वो दोनों पे परपेंडिकुलर होंगी, ये भी श्योर है, तभी वो शॉर्टेस्ट होगी, राइट। वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी तभी वो शॉर्टेस्ट होगी। फिर मैं बता रहा हूँ ए कहीं भी हो सकता है, ए कहीं यहाँ हो सकता है, ये ऐसे करके हो सकता है, ए कहीं यहाँ हो सकता है, ऐसे करके डिस्टेंस हो सकती है। मैं जस्ट ए कहीं भी एज्यूम कर लिया, ठीक। बाद में पता चलेगा वो ए कहाँ पे होगा, ओके। मुझे डिस्टेंस क्या करनी है, शॉर्टेस्ट करनी है, मतलब मुझे पहले ए बी पता होना चाहिए, ए बी पता होना चाहिए। ए बी पता होने के लिए मुझे वो ए का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और बी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, करेक्ट। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक और फॉर्मूला जानता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, राइट। उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या मैं बी का कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ? तो मैंने लेट कर लिया बी का कोऑर्डिनेट कुछ एक्स, मैंने मान लिया इसका टी, कोई पैरामीटर, तो वाई जो हो जाएगा वो टी स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये जो भी कर्व है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का है। तो एक्स अगर टी हुआ तो नो 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 नॉट दिस, सॉरी, टी स्क्वायर कॉमा टी, वाई शुड बी, या वाई शुड बी टी, वाई शुड बी टी, इफ वाई इज टी एक्स शुड बी टी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ इट्स ओके, या अब मुझे ये गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लाइन, और मुझे वो पॉइंट पता है जहाँ से मुझे उसकी डिस्टेंस बतानी है b। तो मैं क्या ए बी डिस्टेंस बता सकता हूँ? तो यस, फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसको नहीं पता है। अगर वो पॉइंट मुझे अल्फा कॉमा बीटा गिवन है और मुझे वो लाइन गिवन है कुछ एक्स टाइप से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप से, देन मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ एस डी इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा, उन्हीं पे पुट कर दो, प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई के स्क्वायर का रूट नहीं चले। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अगर मैं ए बी को यहाँ से कंपेयर, मतलब यहाँ पे अगर लाइन को कंपेयर करूँ तो लाइन क्या लिखूँ, एक्स होगा, दिस इज एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, और वो पॉइंट कहाँ जहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालनी है वो है टी स्क्वायर कॉमा, करेक्ट। तो ए बी क्या बन जाएगा मेरे पास, जल्दी से बताओ। ए बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। अरे ये बात समझ आई, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन अपॉन रूट टू, ठीक। अब मुझे इस यही डिस्टेंस क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है। मिनिमाइज करनी मतलब मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ए बी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, दिस ओवर किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा मुझे डी टी माइनस वन अपॉन रूट ऑफ 2। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे ताकि मुझे ये पता चले कि वो पॉइंट क्या आने वाला है जिस पे डिस्टेंस ये मैक्सिमम या मिनिमम होगी। हाँ, हालांकि मिनिमम ही होगी बिकॉज मुझे पूछा गया है मिनिमम के लिए और एक ही पॉइंट मुझे मिल रहा है, राइट। तो दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू हाफ। अब कंफर्म करने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, स्क्वायर ओवर ए बी, दिस इज इक्वल टू 2 बाई रूट 2,
करेक्ट, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू हाफ पे मुझे क्या मिलने वाली है, मिनिमम डिस्टेंस मिलने वाली है। यहाँ तक बात समझ आएगी एक चीज़। ओके, अब वो डिस्टेंस होगी कितनी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया उसी में रख देते हैं, क्योंकि मुझे वही पता करना होता है कि कितनी डिस्टेंस होगी। तो ए बी कितनी हो जाएगी मेरे पास, t इज इक्वल टू हाफ, अगर इसी पे रख दूँ तो हाफ स्क्वेयर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन √2। ठीक, इसका डिस्टेंस है क्योंकि मॉड लगेगा। ठीक, तो ये बन गया 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन √2 अपॉन √2। मॉड इसलिए लगा क्योंकि अगर निगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव बना दे। ठीक, तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ प्लस हाफ 1/4 प्लस 1/2 अपॉन √2। तो दिस इज गोइंग टू बी 4 3/4 √2। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन a parabola which is y square is equal to x and a line which is y is equal to x plus 1. Got it? This one. करेक्ट, मुझे वो ए बी पता चल गई। करा क्या मैंने ए बी निकालने के लिए वो पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लिया t² t ऑन दिस कर्व, उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया कि द पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का डिस्टेंस। ठीक, अच्छा, अगर दो कर्व के बीच में डिस्टेंस पूछ ली जाए तब मान लो आ गया, यहाँ पे लाइन का मैंने फॉर्मूला लगा लिया। इन केस अगर मुझे कर्व टू कर्व आ गया, पैराबोला आ गया, दूसरा हाइपरबोला आ गया, देन क्या करोगे? देन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर t² t यहाँ पे लिया तो वहाँ पे दूसरा जनरल पॉइंट u सम fu लेंगे। अब दो वेरिएबल बन रहे हैं, उनके बीच में एक रिलेशन भी होना चाहिए, तभी वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज डिस्टेंस का फॉर्मूला तो चलो समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा आ गया, सपोज एक कर्व आ गया कुछ ऐसे करके y इज इक्वल टू x² प्लस x सपोज, और दूसरा कर्व कुछ ऐसा आ गया u करके y इज इक्वल टू सम x² लेट से। अब पूछा गया कि इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ पे तो अगर कुछ कर्व मानोगे तो किस टाइप का मानोगे, कुछ लेट से t² t टाइप का, राइट, नो t² टाइप का। अब यहाँ पे जो पॉइंट मानोगे, जैसे मान लो तुमने बोला कि यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, ठीक, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मानोगे वो क्या मानोगे, सम y x की जगह t, और तो y बन जाएगा t u, और इसकी जगह बन जाएगा u² प्लस u, राइट, कुछ इस टाइप का बनेगा। बट अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो कि d इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर, इसके पे रूट। बट अभी u और t में एक रिलेशन भी होना चाहिए, अगर जब तक रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक नहीं निकाल पाओगे। ठीक, तो अगर दो कर्व का ऐसा आ गया है कभी, तो जनरल पॉइंट लेके डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू रूट ऑफ वही अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब आपको यहाँ से पूरा u, ये पूरा t के टर्म में आ जाएगा, ये वाली चीज़ पूरा u के टर्म में, मतलब सॉरी, ये वाला t और u के टर्म में आ जाएगा, ये वाला भी t और u के टर्म में आ जाएगा। बट अब एक वेरिएबल में बदलने के लिए आपको t और u में एक रिलेशन गिवन होगा। अगर वो रिलेशन गिवन है तो इसी d को वापस से डिफरेंशिएट कर देना है, बस एक बार आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, और उस रिलेशन का यूज़ करके आप वो पॉइंट दूसरा निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे जो भी रिलेशन गिवन होगा, इस पूरी चीज़ को कन्वर्ट कर लोगे u या फिर t में, जिसमें भी कन्वर्ट करोगे जो भी आंसर आएगा उसके बाद वापस से उस रिलेशन में रख के t निकाल लोगे या u निकाल लोगे। ठीक, तब पॉसिबल है, अदरवाइज डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है कि आपको दो कर्व्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाए विदाउट एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू कर्व्स, राइट। वो चले भैया, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द ऑब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब है कि क्या बोलते हैं वहाँ पे मैंने बताया था ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा। तो अब कभी भी एब्सोल्यूट आए तो इसका मतलब वो पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं मिनिमा और मैक्सिमम निकालने के लिए। ठीक है, तो याद रखना ऑब्सोल्यूट मतलब ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब है। ठीक, तो अभी मैं ग्लोबल यूज़ नहीं करूँगा, ऑब्सोल्यूट यूज़ करूँगा। तो एब्सोल्यूट का मतलब समझ जाना कि वो पॉइंट इंक्लूड करके बोल रहे हैं। ठीक, -1 और 1 पे वैल्यू निकालेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, उनमें सब ऐसे चुपके से आपको या तो साइन कॉस दे दिया या फिर एक्सपोनेंशियल दे दिया या फिर पॉलिनोमियल दे दिया। अब आया है मॉड डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक, बट हम इसको डिफरेंशिएबल बना सकते हैं। कैसे, ये देखना, एफ एक्स दे रखा है x² - 5x + 6 मॉड -3x + 2। ठीक, इसको लिख सकता हूँ x - 3 × x - 2 -3x + 2। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई? ओके, जरा बताना ये अगर मैं आपको बोल दूँ gx इज इक्वल टू x - 3 × x - 2, तो gx पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? तो इसके लिए वी वी कर कहता है आप यहाँ से रूट निकाल लो। रूट पहला आया है 2 और 3,
2 और 3 को यहाँ प्लॉट कर दो, 2 और 3 प्लॉट हो गए। यहाँ प्लस लगा दो, उसकी पावर कितनी है 1 जहाँ से ये चीज़ आई है, माइनस लगा दो, उसकी पावर कितनी है 1 जहाँ से चीज़ आई है, फिर प्लस लगा दो, क्योंकि अल्टरनेट चलेगा। मुझे बताना है जी एक्स निगेटिव कब होगा, तो जी एक्स निगेटिव का मतलब ये वाला डोमेन, तो निगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3, तो मैंने इक्वल टू भी यहीं लिख लिया है, ठीक, तो यहाँ इक्वल टू भी लगा लो। सेकेंड जी एक्स इज पॉजिटिव, आप कहीं भी लगा सकते हो इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पॉजिटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ये है मेरा जी एक्स। क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि मैं एफ एक्स को लिखने जा रहा हूँ ऐसे, ध्यान से देखना, या फिर और पहले थोड़ा सा और मॉड जी एक्स को लिखने जा रहा हूँ कि मॉड जी एक्स क्या होता है, जैसे मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स होता है एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव इक्वल टू एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स नेगेटिव। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कनेक्ट कर पाओ दोनों चीज़ों को, अदरवाइज फिर इधर उधर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो जस्ट कनेक्ट करने के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ इक्वलिटी लगा रहा हूँ, दिस क्लोज्ड एंड दीज आर ओपन्स, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी ग्रेटर देन पे लगी इस वजह से, और कोई बड़ी बात, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब जैसा वहाँ हुआ है सेम, जी एक्स व्हेन जी एक्स इज पॉजिटिव एंड माइनस जी एक्स व्हेन जी एक्स इज नेगेटिव, राइट। अच्छा, तो दिस इज गोइंग टू बी जी एक्स इज पॉजिटिव, ये वाला दिस, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, होप सो दिख रहा होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस जी एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3। अरे बोलो हाँ, 2 to 3, करेक्ट। ये मैंने मॉड जी एक्स लिया, मॉड जी एक्स मतलब मैंने ये लिख लिया पूरा, ये लिख लिया। अब मैं एफ एक्स कॉन्स्ट्रक्ट कर सकता हूँ। एफ एक्स क्या बन जाएगा मेरे पास, इसको मैं थोड़ा, एफ एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स, मतलब पहला टर्म पॉजिटिव रखा है, तो दिस इज गोइंग टू बी जी एक्स मेरा क्या है, ये मतलब ये वाली चीज, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 3x एंड प्लस 2, किस रेंज में, रेंज है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई, 3 to इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्चुअली कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड जी एक्स, मतलब इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये लिखा हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी मॉड जी एक्स माइनस 3x प्लस 2, यही लिखा हुआ है। अब मैं वही लिख रहा हूँ, मॉड जी एक्स की जगह ये वाला टर्म, और कब, जब ये चीज़ होल्ड कर रही है। अब मॉड जी एक्स की जगह ये दूसरा टर्म लिखूंगा माइनस टाइम्स के साथ, जब ये चीज़ होल्ड करेगी, करेक्ट। तो दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ जी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, क्योंकि जी एक्स की जगह बस चेंज हो रहा है, मॉड जी एक्स की जगह एक बारी प्लस जी एक्स, एक बारी माइनस जी एक्स, माइनस का 3x प्लस का 2, एक बारी x बिलोंग करेगा 2 to 3, x बिलोंग्स टू 2 to, ये बोलो ये चीज़ समझ आई। अगर इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो, अब मेरे पास पूरा पॉलिनोमियल बन के तैयार है, इसको जरा सॉल्व कर लें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 8 विद रेंज ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, and this is going to be minus x square plus 5 minus 3 मतलब plus 2x and minus 6 plus 2 minus 4 when x belongs to 2 to 3, अरे 2 to 3, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एफ एक्स। अब मुझे बताना है कि ये फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमा कब देगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कब देगा। अच्छा, एक चीज़ और थी क्वेश्चन में, एक चीज़ और थी, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में इसको बाउंड करा है -1 से लेके 3 तक के बीच में। तो -1 से लेके 3 तक के बीच में मतलब यहाँ पे आ जाओ, -1 यहाँ कहीं है, -1
से लेके 3 तक के बीच में, बस बाकी उसके बाद करा ही नहीं कुछ। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जो 2 गया था उसको -1 से 2 और फिर 2 से 3 खत्म, और 3 को इंक्लूड करके ऊपर। समझ रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो क्या, कंफ्यूज ना करो। देखो अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, -1 से 3, ओके, ये इस रेंज में आया है, ये है -2, इधर है 3, इधर है -1, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक। जो फंक्शन आया है वो ये आया है, -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके 3, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसमें पहली ब्रांच, इसमें पहली ब्रांच। अच्छा जी, फिर 2 से लेके 3 तक के बीच में दूसरी ब्रांच, ये हो गई मेरी दूसरी ब्रांच, बड़ी गंदी बन रही है, दूसरी ब्रांच, ठीक, दूसरी ब्रांच। मुझे सिर्फ डोमेन दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, मुझे सिर्फ डोमेन दे रखा है -1 से लेके 3 तक का, यहाँ से यहाँ तक का। अब मुझे इसी फंक्शन को सिर्फ यहाँ से यहाँ में तोड़ के लिख देना है, लिख लोगे, बहुत ईजी है। देखो f(x) बन जाएगा मेरा x² - 8x + 8, ये कब है, जो ये रेड वाली लाइन है, तो रेड वाली लाइन और विद दिस बाउंड, तो सिर्फ हो जाएगा -1 से 2 तक, व्हेन x इज बिटवीन, x बिलोंग्स टू -1 से 2 विद ओपन, बिकॉज 2 नहीं विद क्लोज्ड, बिकॉज 2 इसी में इंक्लूड है, विद 2। ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आई ना, ये चीज़ समझ आई, ओके। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4, ये कौन सी ब्रांच है, ये है ग्रीन वाली, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब बचा, और मेरा डोमेन क्या था, मेरा डोमेन था यहाँ से -1 से लेके 3 तक इंक्लूडेड, अब 3 बचा, तो 3 पे वापस देखो, वहाँ इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है ये चीज़, राइट। तो यहाँ फिर से यूनियन 3, हम 3 को अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 को अलग भी कर लो वही, क्योंकि हमको एब्सोल्यूट निकालना है, तो बाद में मुझे 3 और क्या बोलते हैं -1 पे अलग से निकालनी पड़ेगी वैल्यूज़, -3 और 1 पे अलग से वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, राइट। अब मेरे पास फंक्शन ये बन के आ गया, अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, बहुत इजी हो गया, अब तो दोनों पॉलिनोमियल हो गए, पहले का मैक्सिमम मिनिमम अलग निकाल लो, दूसरे का मैक्सिमम मिनिमम अलग निकाल लो, पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, सबसे छोटा सबसे बड़ा निकाल लो, खत्म हो गया, ठीक। तो मैं पहले फर्स्ट ब्रांच का लिखता हूँ, फर्स्ट ब्रांच का इसको मैं नाम देता हूँ f1x = x² - 8x + 8, करेक्ट। क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिफ्रेंशिएट कर लिया सबसे पहले डैश करके, ठीक। तो क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2x - 8। क्या करेंगे नेक्स्ट, = 0, अरे क्या चल रहा है, = 0 रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x = 4, करेक्ट। अब मुझे पता करना ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दे एक बार और, तो f1 x क्या बन जाएगा मेरे पास, इसको वापस से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इस बारी 8 का हो जाएगा 0। अब x = 4 पे, तो f1 at 4 बन जाएगा मेरे पास 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, और विच इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो 4 आया है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मैं नाम दे देता हूँ मिनिमा, ठीक। लेकिन क्या x = 4 इस डोमेन में है, इस डोमेन में है, नो, बिकॉज ये -1 से 2 से और सिर्फ ठीक 3 को इंक्लूड कर रहा है, या ऐसा समझो -1 से 2 के बीच में, इसका मतलब यहाँ मिनिमा तो मिल रहा है, बट वो इस डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब इस डोमेन -1 से 2 के बीच में, अगर मैं इसको लाइनिंग बनाऊँ, -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में 4 ऐसा पॉइंट आया है, ये फंक्शन x² - 8x + 8 के लिए 4 ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे इसको मिनिमम मिल रहा है, बट दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन -1 to 2, एंड हेंस वी जस्ट कंसीडर कि यहाँ या तो यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, एक्चुअली यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो नीचे को गिरता हुआ आएगा, राइट। तो कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं मिला है मुझे -1 से 2 के बीच में। एक बात ऐसे ही 2 से या 3 के बीच में देख लें, सेकेंड ब्रांच पे, तो सेकेंड ब्रांच f2x मैंने इसको नाम दे दिया, समझ आया ना, क्यों कोई भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिला, क्योंकि मिनिमा मिला है बट वो उसमें इंक्लूड नहीं है, उस डोमेन के अंदर नहीं आया, इस वजह से मुझे कोई मिनिमा या मैक्सिमम नहीं मिला है। दिस इज गिवन -x² + 2x - 4,
सबसे पहला काम क्या, अरे यार कैसे चल रहा है, यहाँ पे सही है। ठीक, तो सेकंड ब्रांच मेरे पास ये आ गई एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ठीक, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मुझे मिलेगा f2 डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस का 1 प्लस का 2। ठीक, जीरो के इक्वल रख दिया, f2 डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू मुझे मिली 1। करेक्ट। अब वापस से देखेंगे क्या 1 इसमें डोमेन में है, नहीं है, बिकॉज ये 2 से 3 के बीच का डोमेन है, 2 से 3 के बीच का डोमेन है, राइट। और 1 कहीं यहाँ होगा, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे जो भी मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला वॉटएवर, ठीक, जो भी मिलने वाला मेरे डोमेन में नहीं आ रहा है। अगर मेरे डोमेन में नहीं आ रहा तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा कि मुझे नहीं पता यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ से फॉर श्योर हो गया कि या तो ये यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक, इतनी चीज़ समझ आई। तो यहाँ पर फंक्शन एक्चुअली इंक्रीजिंग है, वहाँ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, ये मैं बता दूंगा बाद में किसी और क्वेश्चन में। एक्चुअली में क्योंकि जो पॉइंट आ रहा है ना 4, इसमें देख लो जो 4 आ रहा है, 4 के आगे यहाँ प्लस लगाऊंगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा, और जो ये डोमेन है ना -1 से 2 के बीच में, ये इसके पहले है, -1 से 2 के बीच में, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे एफ एक्स जो है वो एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। ऐसे ही जो 1 आया है वो यहाँ आया है, ये है 1, ठीक, तो इसके पहले प्लस लगाऊंगा, इसके माइनस लगाऊंगा, और जो ये 2 से 3 का डोमेन है वो यहाँ है, 2 से 3, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है, एफ डैश पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो, इस वजह से उस पर ध्यान न दो। ध्यान इस पर दो कि ये जो आया है वो मेरे डोमेन में नहीं है तो मैं एक्सक्लूड करूंगा इस चीज़ को कि मुझे नहीं पता एक्चुअली में ये क्या बोलते हैं, मिनिमा है या मैक्सिमा है, दैट्स ठीक। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि अब आपको एक चीज़ समझानी है इसमें। ठीक, इसको मैं हटा दिया। ठीक, मुझे या इन दोनों से कोई पॉइंट नहीं मिला। अब बात आती है बाहर वाले पॉइंट्स के, मतलब ये गिवन था डोमेन 1 से 2 के बीच में, सॉरी 1 से 3 के बीच में। अब मुझे -1 पे निकालनी है, सॉरी -1 से 3 के बीच में, तो -1 पे वैल्यू निकालनी, 3 पे वैल्यू निकालनी, एंड जहाँ पे ये फंक्शन टूट रहा है 2 पे भी वैल्यू निकालनी है। तो ये याद रखना इस चीज़ को कि अगर आपको कहीं से मिनिमम मैक्सिमम वहाँ पे नहीं मिला है इन बिटवीन, ठीक, तो हमेशा आप वैल्यू उस पॉइंट पे भी निकालोगे जहाँ पे वो फंक्शन टूट रहा है, ताकि हो सकता है क्योंकि वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग आया है, यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया है। अब -1 पे वैल्यू आप बताओगे, 1 पे वैल्यू बताओ, 3 पे वैल्यू बताओगे, बट 2 पे क्या, तो 2 पे भी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि 2 पे देख लेते हैं क्या मैक्सिमम मिनिमम आया है। या सिंपल ऐसा समझ लो, जितनी बार वो टूटे, जहाँ जहाँ फंक्शन टूटे, उन पॉइंट्स पे भी वैल्यू बता लिया करो, निकाल लिया करो। हो सकता है उन पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो। क्लियर है? तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूस है, यहाँ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो उन पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकालनी होती है जिन पॉइंट्स पे वो फंक्शन टूटा है। क्लियर? ओके, तो हम लोग 3 चीज़ों पे वैल्यू निकालेंगे, -1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक, ओके, चलो बताओ फिर जल्दी से। -1 पे वैल्यू कहाँ से आएगी? पहली ब्रांच से, तो f ऑफ -1 कितनी आ जाएगी? x² - 8x, मतलब 1 + 8 + 8 कितनी हो गई? 17। f ऑफ 2 पे वैल्यू कहाँ से आएगी? पहली वाली ब्रांच से, क्योंकि वहाँ पे है वो चीज़। ओके, सारी चीज़ें वहीं से आएंगी, बहुत अच्छे, सारी, क्योंकि सारी चीज़ें उधर ही इंक्लूड हो रही हैं। 3 इधर नहीं है, 1 भी इधर नहीं है, -1 भी इधर नहीं है, तो 2 पे वैल्यू बताओ जल्दी से। तो 2 × 2 = 4 माइनस 8 × 2 = 16 + 8, ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? -4। f3 पे वैल्यू बताओ, तो 3 × 3 = 9 माइनस 24 + 8, 9 × 8 = 17, और माइनस का दिस, तो -5, नहीं नो, -7। करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट कितनी मिली? 17। मिनिमम वैल्यू कितनी मिली? -7। किस पे मिली? -1 पे और 3 पे, मतलब इंट पॉइंट्स में। मुझसे पूछा गया सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या हो जाएगा मेरे पास? 17 - 7, आंसर इज 10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बोलो, कर लोगे? अरे कितना ईजी है, मतलब इतना भी ईजी नहीं है, बट ये है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए मॉड कैसे ओपन करना है, अदरवाइज आप डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हो, आप f' और f" क्या निकाल ही नहीं सकते हो। फिर उसके बाद अगर निकाल भी लिया है तो अब देखो गलतियाँ यहीं पे होंगी, आप 4 निकालोगे, तुरंत वैल्यू इसमें रखोगे और ऐसी वैल्यू आएगी मैक्सिमम यहीं से मिला के। देखो 16 - 32 + 8 कितना आ जाएगा? 16 + 8 24, 24 - 32 8 माइनस का 8, देखो मिनिमम वैल्यू यहीं से मिल गई। आप अगर यहाँ से निकालोगे तो, अदरवाइज यहाँ तो 7 आ रहा माइनस का, आपको -8 मिल गया वहाँ से, तो आंसर आप टिक मार के आओगे जिसमें -8 को इंक्लूड करके, मतलब 9 वाला। तो इसीलिए प्लीज़ बहुत ध्यान देना, ये बहुत ध्यान देना इन चीज़ों को, ठीक है। जब इंक्लूड नहीं हो रहा, उस डोमेन में नहीं आ रहा, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें, कि पता नहीं मिनिमा है मैक्सिमम, से मतलब ही नहीं उस चीज़ को। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम लोग ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आप पहला क्वेश्चन ये वाला आप खुद करोगे। मैं इसको दिखा देता हूँ बड़ा करके, ये ठीक है। द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन दे रखा है और इंटरवल 0 से पाई के बीच में पूछा है। एब्सोल्यूट मिनिमम पूछा है तो आपको 0 और पाई पे भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। tan इनवर्स दे रखा है, वो फंक्शन क्या बोलते हैं, 0 से सॉरी फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है पूरे आर में। तो ये फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ डैश निकाल के आप उसकी मिनिमम मैक्सिमम बताओ, फिर 0 और पाई पे भी इंक्लूड करके आंसर बता दो। ठीक, तो ये आप कर लोगे, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। इसमें आपको एक अच्छी सी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। इसको किधर रख दूँ, इसको कहीं छोटी जगह पे, पड़े रहो भाई, इधर ऊपर आ जा रहे हैं, चलो ठीक, उधर कहीं जाके पढ़ो। ठीक, ओके। देखो, अगर इस टाइप के फंक्शन आए जिसमें आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, बट आपको दे क्या रखा है, एक इंटीग्रल फॉर्म में चीज़, तो अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि हमको मिनिमम एक्स फाइंड करने का एक ही तरीका पता है, डैश निकाल के 0 रख के वैल्यू निकाल के डबल डैश पे यूज़ करके वापस वैल्यू रख के आंसर बता दो, ये मेथड चलता है। तो आप कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो इसको। इस टाइप के डिफरेंशिएशन ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से x e रेज टू पावर x माइनस टी एफ डैश टी डी टी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ई रेज टू पावर x। अच्छा, ये अलग चीज़ है, ओके 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 ठीक। इंटीग्रल सिर्फ इतने पे लगा हुआ है, इंटीग्रल सिर्फ इतने पे, बाकी आगे फंक्शन दूसरा है। अच्छा, अब आप कैसे सोचोगे कि ये एक x का ही फंक्शन है। देखो इसको ऐसे देखो, अगर मैं बोलूँ 0 से x ई रेज टू पावर x माइनस टी और कुछ एफ एक्स ले लूँ थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर, देखो कैसे, अब क्यों मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आपको वो फील आए कि अच्छा ये चीज़ कैसे बनने वाली है एक्स का फंक्शन। ठीक, एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश टी एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x, तो यहाँ एफ डैश टी कितना हो जाएगा 2 इंटू टी, करेक्ट, डी टी। अच्छा, इससे ई रेस्ट पावर एक्स बाहर कर सकते हो 0 से, क्योंकि वो हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पे। ई रेस्ट पावर माइनस टी 2 भी बाहर कर सकते हो, और टी बचा डी टी हो गया। अब इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ई रेस्ट पावर, पहले टी को रोका, ई रेस्ट पावर माइनस टी का कर दिया, 0 से एक्स लिमिट लगा दी, माइनस टी का डिफरेंशिएशन कर दिया, और ई रेस्ट पावर माइनस टी का अंदर कर दिया एक बारी और, तो बन गया ई रेस्ट पावर माइनस टी विद माइनस साइन, और 0 से x लिमिट लगा दी। अब बाहर जो है वो 2 ई रेस्ट पावर x पूरा है। अब जब 0 से t लिमिट लगाओगे तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये पूरा फंक्शन x का बन जाएगा, कुछ सम ई रेस्ट पावर x और ई रेस्ट पावर माइनस x ऐसे करके, ये पूरा फंक्शन x का है। तो ये ओवरऑल फंक्शन किसका है, x का है। इसका मतलब ये जो ओवरऑल फंक्शन लिखा हुआ है ये कुछ x का फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक, बाकी बाद में फिर x का फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसीलिए एफ एक्स इधर लिखा, एफ एक्स इज सम फंक्शन ऑफ x। ये चीज़ समझ आ रही है ना। तो डिफरेंशिएट करना पॉसिबल है। अब बात आती है इंटीग्रल में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो वो भी देख लो, ध्यान से सुनना प्लीज इसको। एफ डैश एक्स इक्वल्स, प्लीज पहले तो इंटीग्रल लिख देंगे जो इंटीग्रल लिखा हुआ है, दिस एज इट इज, अंदर जो लिखा हुआ है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ई रेज टू, देखो इसको ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी इंटू एफ डैश टी लिखा हुआ है, ठीक, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू एफ डैश टी। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डी बाई डी एक्स करना है इसको, तो ये तो सारा कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, सिर्फ ई रेस्ट पावर एक्स का होगा, तो ई रेस्ट पावर एक्स का ई रेस्ट पावर एक्स ही बन जाएगा, और आगे जो एज इट इज लिखा हुआ वो लिख दिया जाएगा। ये चीज़ समझ आई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा ई रेस्ट पावर एक्स माइनस टी इंटू एफ डैश टी। मैंने एज इट इज नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो गया, बिकॉज ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वापस ई रेस्ट पावर एक्स ही बनता है, इसलिए एज इट इज लिख गया है। अदरवाइज यहाँ पे जैसे होता एक्स स्क्वायर, सपोज यहाँ होता, चलो मैं अच्छा बता देता हूँ, अगर यहाँ पे ऐसे होता सपोज 0 से एक्स स्क्वायर एफ डैश टी डी टी, कुछ ऐसा करके होता है, ठीक। तो मैं क्या करता, 0 से एक्स अंदर जो डिफरेंस जो लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन था 2x, एफ डैश टी का एफ डैश टी ही पड़ा रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, इंटू डी टी, कुछ ऐसा बन जाता। बट वहाँ ई रेस्ट पावर एक्स है तो ई रेस्ट पावर एक्स ई रेस्ट पावर एक्स ही बन जाता है, इधर एज इट इज बन गया। कंफ्यूज ना करना इसको, ठीक है, ओके। आगे क्या करते हैं, फिर आगे सुन ध्यान से, प्लस जो अपर लिमिट होती है उसको उठा के रख देते हैं, तो कहाँ जहाँ टी है, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी की जगह एक्स, अपर लिमिट क्या है एक्स है, इंटू एफ डैश एक्स। ये चीज़ समझ आई, इसको हटा दूँ,
माइनस माइनस, अब जो लोअर लिमिट है उसको रख देंगे जहाँ जहाँ एक्स है, तो जहाँ जहाँ टी है, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस जीरो इंटू एफ डैश जीरो। ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पहले इंटीग्रल लिख दिया, फिर इंटीग्रल के अंदर जो लिखा हुआ उसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस लगाया, जो इंटीग्रल की अपर लिमिट है उसको पूरे इंटीग्रल में रख दिया, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक्स को नहीं छेड़ेंगे, एक्स एज इट इज रहेगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक्स रख दिया, माइनस लगाया, लोअर लिमिट को रख दिया, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ जीरो रख दिया। ये हो गया पूरा इंटीग्रल ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इंटीग्रल। क्लियर हो गई बात? आगे आगे फिर इसका, अब देखो इतने पार्ट का हो गया, अब इसका बचा हुआ है, तो इसका करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस टाइम्स, पहले फंक्शन को रोका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू ई रेस्ट पावर एक्स का किया तो ई रेस्ट पावर एक्स बन गया, प्लस ई रेस्ट पावर एक्स को रोका और पहले वाले फंक्शन का कर दिया तो 2x माइनस वन हो गया। क्लियर? अच्छा, ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अच्छा वापस से बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये यहाँ से बता सकते हो? ये लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। ये इसकी वैल्यू है, इस पार्ट की, इस वाले टर्म डाला है मैंने, इसको इधर भेज दिया, तो इस चीज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस दिस, तो मैंने लिख दिया। ठीक, आगे आओ, प्लस ई रेस्ट पावर एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये सिंपल बनेगा एफ डैश एक्स माइनस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू एफ डैश जीरो। इसको सॉल्व कर ले आगे, माइनस टाइम्स ये बन जाएगा, इसको तो ऐसे लिख रहने दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अरे यार माइनस प्लस वन और प्लस टू एक्स माइनस वन और ई रेस्ट पावर एक्स बाहर ले लिया। यहाँ तक बात समझ आई? एफ एक्स एफ डैश एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ओके, एक स्टेप और। यहाँ एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एफ एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार एफ एक्स मिल गया, मुझे सारा कुछ मिल गया। ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस, अब देखो सब बाकी सारे टर्म से ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन करने जा रहा हूँ। ई रेस्ट पावर एक्स यहाँ से कॉमन हुआ तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अगले टर्म से ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन हुआ तो एफ डैश जीरो। अगले टर्म से ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन हुआ तो माइनस टाइम्स, इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स एंड प्लस वन माइनस वन, खत्म। इतना चीज़, ये चीज़ समझ आई कहाँ से आई है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कहाँ से आया है? ये इसको सॉल्व करने पर आया है, इस टर्म को सॉल्व करने पर आया है। ठीक, ओके, तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स। अब जरा ये अंदर पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व कर लो, अंदर पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस एक्स मतलब माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का एफ डैश जीरो। ये चीज़ समझ आई? ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ सिर्फ मैंने एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया चुपचाप से। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का एफ डैश जीरो। माइनस अंदर भेज दो या इधर ही रखो, जो आपका मन करे। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2x प्लस एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो माइनस का 1। ये मेरे पास आ गया एफ एक्स। अब मैं बता सकता हूँ एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम, बिकॉज अब एफ एक्स सिंपल सा मुझे एफ डैश कुछ एक्स का फंक्शन दिख रहा है। एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल रख के देन वैल्यू निकाल लो, अब कर लोगे इसके आगे। तो सिर्फ मोटो इस क्वेश्चन को बताने का था कि इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, बस इतना मोटो था इस क्वेश्चन को बताने का। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। अब आप बड़ी आसानी से एक बार एफ एक्स मिल गया, एफ डैश निकाल के मिनिमम वैल्यू पता करनी है, जीरो के इक्वल रख के वहाँ से जो भी वैल्यू मिले उसको वापस से एफ एक्स में रख के, क्योंकि एफ एक्स अब एक्स का फंक्शन चुपचाप से मिला हुआ है। ठीक, कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक, ट्राई करना, नहीं तो मैं वापस एक वीडियो बना के डाल दूंगा इस पर, जिसपे आप सारा कुछ देख सकते हो कि इसके आगे कैसे सॉल्व होगा है। ठीक है, ओके। सो यहाँ दे रखा है हमको एक फंक्शन जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का सम बताना है। वापस से जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे क्या था, सिर्फ मॉड फंक्शन दिया था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दिया है मैंने। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इंटरवल है 5/4 से 2, 5/4 मतलब 1 से कहीं बड़ा होगा और इधर 2। ठीक, ये इंटरवल इन्होंने क्लोज्ड दे रखा है और एब्सोल्यूट, ओके,
मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और क्लोज इंटरवल, मतलब हमें क्लोज पॉइंट पे भी निकालना पड़ेगा अलग से कि कहीं वहाँ पे ज़्यादा या सबसे कम तो नहीं आई जा रही, वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। एक बात ओके, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है हम जानते हैं हमेशा सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो भी करना होता है, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो सब बाद में, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व होकर अलग अलग आ जाना चाहिए। ठीक, ओके, तो हम सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बारे में थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये 0 से 1 के बीच में कब होगा, 1 से 2 के बीच में कब होगा, निगेटिव कब होगा, समथिंग समथिंग। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 2, ये चीज़ समझ आती है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम 5/4 वैल्यू निकाल लें सबसे पहले। तो 5/4 में वैल्यू कितनी आएगी, 25/16 प्लस 10/4, ये हो गई 16, 25 प्लस 40, दिस इज गोइंग टू बी 65/16, मतलब 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट आई थिंक 100 तो समथिंग। ठीक, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। ठीक है, 2 पे वैल्यू निकाल लें तो 4 प्लस 4 मतलब हो गया कितना, 8, मतलब 8। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू 4 से लेके 8 तक जाएगी, मतलब एक बारी 4 होगी, फिर 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। ये बात तो समझ आ गई। ठीक, अब 4 से 5 कब तक होगी, 5 से 6 कब तक होगी, 6 से 7 कब तक होगी, 7 से 8 कब तक होगी, ये हमको पता करना है। ठीक, ठीक है, तो इसको इक्वल टू रख के चले जाओ, 5 के इक्वल रख दो, 6 के इक्वल रख दो। समझना ध्यान से इस चीज़ को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे पता करना है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 से 5 के बीच में, या एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, या 4 से 5 के बीच में कब होगी, क्योंकि अगर हमको पता करना है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 होनी है, इसका मतलब जो अंदर इंटीजर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, 4 से 5 के बीच में, राइट। यहाँ पे ये मैंने गलत लगा दिया, दिस शुड बी इक्वल्स टू 5। ठीक, मुझे अगर पता करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 के इक्वल कब है, तो जो अंदर चीज़ लिखी हुई है वो मैं देख लूँ कि वो 4 से 5 के बीच में कब तक रहेगा। ऐसे ही अगर मुझे पता करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 कब होगा, तो मैं देख लूँ कि जो अंदर चीज़ लिखी हुई है वो 5 से 6 के बीच में कब तक रहेगी, दर इक्वलिटी। ठीक, 5 से 6 के बीच में कब तक रहेगी। तो जब ये चीज़ें पता हो जाएंगी तो मुझे ये पता हो जाएगा कि अच्छा x की क्या क्या वैल्यू पे ये चीज़ 4 बनेगी, ये चीज़ 5 बनेगी, ये 6 बनेगी, 7 बनेगी, 8 बनेगी। ये चीज़ क्लियर है। ओके, अब बहुत आसान इसको निकालना, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, हमने देखा कि x इज इक्वल्स टू 5/4 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो अंदर पूरी चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, ये चीज़ बन गई है मेरी 4। ठीक, अब मैं रखूँगा ऐसे, उल्टा चलूँगा, ये चीज़ मिली है ये। अब मैं उल्टा चलूँगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब जो अंदर वाली चीज़ लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 5 बन जाए, क्योंकि हमको पता है कि 5/4 पे 4 बन गई है। अब मुझे जो भी x मिलेगा, एक मुझे कैलकुलेट करने, तो फिर मैं बताता हूँ आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। -5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b² प्लस 4ac, मतलब 20/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस रूट 24/, करेक्ट, विच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 24, मतलब 6√6, करेक्ट। ओके, तो इसका मतलब मुझे क्या मिला कि अगर x 5/4 से लेके 5/4 से लेके और इस पॉइंट -1 प्लस दिस √6 तक, माइनस तो लेना कंसीडर नहीं करना बिकॉज हम लोग पॉजिटिव पे वर्क कर रहे हैं, तो प्लस √6 तक अगर रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, सॉरी 4 होगी, नॉट 5, क्योंकि 5 तो इस पे आ रही, राइट, 4 होगी। ये चीज़ समझ पा रहे हो ना। ये ऐसा है कुछ कि मुझे कुछ ग्राफ, एक जो भी क्वाड्रेटिक बन रहा है यहाँ, कुछ ऐसा करके बन रहा है, यूँ करके गंदा सा बन गया, तो कुछ ऐसा करके बन रहा है, आई एम नॉट सो श्योर के ऊपर नीचे है, बट जब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, लाइक दिस इज एक्स इक्वल्स टू 5/4, और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, ये पॉइंट है ये -1 प्लस √6, तो यहाँ पे वैल्यू जो मिलती है वो है मेरे पास 4, राइट, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो कितनी है, 5, करेक्ट, ओके 5। अब अगर कोई भी x इन पार्ट्स के बीच में रहेगा, कोई भी x अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहेगा, इस इंटरवल में रहेगा, तो बताओ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, जो उसकी सबसे मतलब जो छोटा इंटीजर है, लाइक 4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 4। मतलब x अगर इनके बीच में है दिस पॉइंट, देन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा वो 4 होगा, करेक्ट। ऐसे ही हम अब 6 रखेंगे, 6 रख के निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है, फिर मुझे पता चलेगा कि अगर वो पॉइंट -1 प्लस √6 से वो x और जो भी वहाँ से 6 रखने पे आएगा उनके बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, करेक्ट। ओके, सो गो फॉर इट। तो हम लोग निकालते हैं फॉर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x
6 कब होगा? तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x शुड बी इक्वल टू 6, राइट? सो व्हाट वी गेट दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac मतलब 24 बाई 2. तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 28 मतलब 7. तो हमको कंसीडर करना है सिर्फ प्लस वाला. तो इसका मतलब अगर x रहेगा माइनस 1 प्लस रूट 6 से लेके एंड इक्वल भी, क्योंकि अभी इक्वलिटी पे मुझे 5 मिलने वाला है, फ्रॉम दिस टू माइनस 1 प्लस रूट 7 तक, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा इस बारी? इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 5. बिकॉज अब x जो है वो इस अल्फा से इस बीटा के बीच में है, और जो बीटा पे वैल्यू मिल रही है वो 6 मिल रही है, जो अल्फा पे वैल्यू मिल रही है वो 5 मिल रही है. मतलब इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन पे सब पे 5 मिलेगा. गॉट इट? ओके. ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 7. तो 7 के लिए क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 7. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. और क्यों 7 तक निकाल लेंगे? बिकॉज हमने वहाँ पे देखा था कि 8 पे वो लास्ट पॉइंट पे 8 मिल रहा था, इसलिए हम लोग 7 तक निकाल रहे हैं. दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac मतलब 28 ऑन 2. तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 32 बनेगा इस बारी, राइट? यप 32. 32 मतलब 16 नो 8 मतलब 32 मतलब 8 या. तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस एंड 4 हटा 8 बना 2 रूट 2. प्लस माइनस मुझे लेना नहीं, तो सिर्फ क्या मिलेगा? 2 रूट 2. तो मुझे मिलेगा x अगर किन पॉइंट्स के माइनस वन प्लस रूट 7 से लेके माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 तक ले लिया जाए, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बन जाएगा मेरे पास? मेरे पास बन जाएगा 6 या 6, राइट? ओके ठीक. एंड फाइनल ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 कब होगा? इज इक्वल टू 8. वो लास्ट वाला पॉइंट क्या था? आई थिंक x इज इक्वल टू 2 पे. ठीक. और आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो कि एक्सेस जैसे ये सब सॉल्व करते आ रहे हो वैसे ही 8 कब होगा? दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, इस बारी 8 का कितना हो गया? 4 और 2 मतलब माइनस का 4 और 2 आएगा, माइनस 4 लेना नहीं, इसका मतलब 2, करेक्ट? तो दिस इम्प्लाइज दैट कि व्हेन x इज बिटवीन दिस माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 to 8 to 2, then greatest integer of x is actually 7. and at point 2 when x is equals to 2, देखो मैंने यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाई है 2 पे, ठीक? ये सब चीज़ें ध्यान देते रहना, मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई, मैंने स्ट्रिक्टली लगाया है. एंड एट x is equals to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is 8. दैट्स ऑल. तो मैंने इनिशियल से 8 तक के सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर लिए कि जितने पॉसिबल ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकते हैं उन पे वैल्यूज क्या क्या. क्लियर है बात? ओके चलो आगे आओ. अगर ये इतना पता हो गया तो अब देखो क्या करेंगे. इसके बाद मेरा या दिस मॉड 7 मॉड 5x माइनस 7. अब ये प्लस के साथ कब ओपन होगा, माइनस के साथ कब ओपन होगा, ये देख लेते हैं. तो मॉड 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 5x minus 7 when 5x minus 7 is less than 0 minus times. Otherwise, this is going to be plus times 5x minus 7 when 5x minus 7 is greater than or equal to 0. This implies this is going to be minus 5x plus 7 when x is less than 7 by 5, and this is going to be 5x minus 7 when x is greater than or equal to 7 by 5. ठीक ठीक, यहाँ तक समझ आया? ओके. अब मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ क्योंकि मुझे वो सारे पॉइंट यहाँ पे पुट करने हैं फ्रॉम 5/4 से 2 के बीच के, जिनमें मॉड अपने आप को बदल रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप को बदल रहा है, ताकि मुझे वो सारी रेंज मिल जाए जिनमें मैं फंक्शन पूरा एफ लिख पाऊँ कि अच्छा ये होगा. ठीक. ओके. तो सबसे पहले मैं 7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ये कितना होगा? लगभग 1.25. करेक्ट. ओके. अब ये लगभग होगा 1.20 1.4 राइट. तो 1.4 कहीं यहाँ पे होगा, 7/5 ये हो गया. इसके पहले ये प्लस रहेगा 5x मतलब इधर पे ये चीज़ रहेगी 5x माइनस 7, इधर रहेगी माइनस 5x प्लस 7. ठीक. इस पॉइंट के इस बार अलग अलग हो गया. ठीक. अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिला था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिला था? पहला इसको ऊपर लेके चलते हैं ना, बहुत देर लग जाएगी ये करने में.
सो पहला पॉइंट आया था 5/4, 5/4 तो है ही, 5/4 से -1 प्लस रूट 6, तो -1 प्लस रूट 6 कितना होगा, लगभग 2.44। ठीक, तो ये हो जाएगा लगभग 1.44 के, 1.44 कहीं आगे आएगा। ठीक, तो ये आ गया -1 प्लस रूट 6। ये चीज़ समझ आई। अगला है -1 प्लस रूट 6 से -1 प्लस रूट 7 देयर, राइट, जिनके बीच में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी 6, एंड देन -1 प्लस रूट 7 टू -1, ये यहाँ पे होगा -1 प्लस 2 रूट 2, इनके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 7, एंड फाइनली फ्रॉम -1 प्लस 2 रूट 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 8। ये बात क्लियर है, तो मैं इसमें सब में मेंशन कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, तो मुझे क्या मिला यहाँ से, मुझे मिला कि 5/4 से लेके -1 प्लस रूट 6 तक, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है, 4 है, करेक्ट। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी वैल्यू है, 5 है, करेक्ट। यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी वैल्यू है, 6 है। ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ये मैं यहाँ से बता, जब मैंने यहाँ पे 7 रखा या पहले 6 रखा तो कितना आई थी रेंज, आई थी -1 रूट 6 से लेके -1 प्लस रूट, उनके बीच में कितनी वैल्यू थी इसकी, 5 थी, राइट, क्योंकि 6 रखा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बदलेगी, 6 यहाँ पे बदलेगी। फिर आगे बढ़ा तो -1 प्लस रूट 7 से लेके -1 प्लस रूट 2 तक इसकी वैल्यू 6 रहेगी। जैसे ही -1 प्लस 2 रूट 2 आएगा, जैसे यहाँ पे 7 जब मैंने रखा था तो उसकी वैल्यू कितनी मिली थी मुझे, 7 रखने पे वैल्यू मिली थी ये -1 प्लस 2 रूट 2, करेक्ट। तो 7 रखने पे वैल्यू मिली थी, इसका मतलब यहाँ पे 7 मिलेगी, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे 7 मिलेगी, और इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर भी 7 ही रहेगी। जैसे ये पॉइंट आ गया फिर बदल जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी होगी, 7। इसको एक बार ही प्लीज़ एनालाइज करना ध्यान से बैठ के, अदरवाइज ऐसा नहीं समझ आएगा कि आपने तो 7 रखा था, अब आप इसके बीच में बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ग्रेटर हो जाए तब 7 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट रखने पे मुझे 7 मिली। अब जितने भी आगे वैल्यू आती है उन पे सब पे 7 ही मिलती है। अरे जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ 7 है, यहाँ 8 है, अब यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे इन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, राइट। तो यहाँ पे मुझे मिली थी 7, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में मुझे मिली थी 7। अब इसके आगे जितने भी पॉइंट आएंगे, जब तक ये 8 नहीं होगा तब तक ये 7 ही रहेगी, 8 यहाँ पे पलट गई। ये चीज़ समझ आ रही है ना, इस वजह से मैं बार बार लिख रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे मुझे मिली थी वैल्यू 6, अब इसके जितने अभी आगे पॉइंट आएंगे जब तक मुझे 7 नहीं मिल जाएगा तब तक मुझे 6 ही मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पे आया 7 मिला तुरंत, इसलिए मैंने बोला यहाँ से यहाँ के बीच में 6 रहेगी, करेक्ट। ओके, अब इसके बाद और इस पॉइंट पे अलग से आके, इस पॉइंट पे अलग से आके इसको 8 मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। तो अब मैं इस फंक्शन को बड़ी आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना इसको। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको 2 फंक्शन के साथ एक साथ डील करना पड़ रहा है। बाकी है, देखो कुछ नया का नहीं करा है, बस x की वैल्यू रख के मैंने वैल्यू पता करी है बस, और कुछ नया नहीं करा है मैंने, ठीक। ओके, चलो पहले पे आओ। ये वो पॉइंट है जिसके पहले वो माइनस था, इधर इस तरफ प्लस था, ठीक। तो पहले मैंने कहा -5x प्लस 7, -5x प्लस 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस का 4। किसके किसके बीच में है ये बात है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 5/4 से ओपन इंटरवल 7/5, क्योंकि ओपन इसलिए लगाया क्योंकि 7/5 पे ये चीज़ ओपन है, ये चीज़ इस वजह से लगाया, ठीक। फिर इसके आगे आ गया, जैसे 7/5 के आगे आया मुझे ये मॉड जो है वो प्लस में मिलने लगा। तो 5x - 7 प्लस कब तक मिलेगा, कहाँ पे रोकेंगे इसको, अगले टर्म पे, मतलब पहले ये यहाँ तक लिख चुके हैं, अब यहाँ के बाद यहाँ पे रोकेंगे। तो माइनस क्या बोलते हैं, प्लस, अब पहले मैं ये डोमेन लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू, अब रोकने जा रहे हैं 5/4, 7/4 थे, 7/5 यहाँ इंक्लूड कर लिया, से -1 प्लस रूट 6 तक। पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा इसको इधर लिख दे, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक। -1 प्लस रूट 6 पे क्लोज लगाएंगे, ओपन लगाएंगे, -1 प्लस रूट 6 पे इसको 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे ओपन लगेगा। समझ आई ये बात, अरे ये चीज़ समझ आई, यहाँ पे ओपन लगेगा क्योंकि -1 प्लस रूट 6 पे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक। फिर आगे आएंगे तो फिर ये तो प्लस ही रहेगा, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर बदल जाएगा, 5 मिल जाएगा। x इस बारी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 प्लस रूट 6 से लेके -1 प्लस रूट 6 से लेके इस पॉइंट तक -1 प्लस रूट 7 तक, इस पे ओपन, वैल्यू कितनी 5। अगली बार फिर प्लस रहेगा ये,
एज इट इज। इस बार एक्स बिलोंग करेगा -1 प्लस क्लोज इंटरवल -1 प्लस √7 से लेके नेक्स्ट इंटरवल क्या है -1 प्लस 2√2 तक पे ओपन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा यहाँ के बीच में 6 रहेगा, +6। देन अगेन ये एज इट इज रहेगा, एक्स बिलोंग करेगा इस बारी -1 प्लस 2√2 से लेके 2 तक ओपन इंटरवल, और यहाँ तक 7 रहेगा, ठीक। फिर एज इट इज रहेगा ये -7। इस बारी x इक्वल टू होगा सिर्फ 2, क्योंकि रेंज ही है 5/4 से लेके 2 के बीच में, आगे नहीं जा रहा। तो 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बदला है, 8 हो गया, इस वजह से मैंने इसको अलग से लिखा है। 5/4 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही था, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि वो 4 और उसके आगे भी 4 ही रहेगा, बट यहाँ पे वैल्यू बदल गई है, इस वजह से मैंने इसको अलग से लिखा। ये समझ आ रही ना? फंक्शन बन के तैयार है। अब आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो अब इस पे बस फोकस करो। देखो अगर मैं इस इंटरवल में बात करूं, मैं f डैश लिखने जा रहा हूं इधर, f डैश x। इस इंटरवल में बात करूं f डैश x की वैल्यू तो -5, उसके बाद 5, 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 ये सब 5 ही चलते रहेंगे, ठीक। ध्यान से समझना मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब है कि 7/5 तक ग्राफ डिक्रीज होगा, जैसे भी आया होगा, मुझे नहीं पता कैसे आया होगा, बट ग्राफ डिक्रीज होगा। जैसे ही 7/5 पे आएगा, उसके बाद ग्राफ इंक्रीज होना शुरू करेगा, और इंक्रीज ही होता चला जाएगा। कंटिन्यूस नहीं बनेगा एक्चुअली, बिकॉज उसमें एक कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कंटिन्यूस तो नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ आया होगा, देखो कुछ ऐसा आया होगा 7/5 तक, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक ठीक। इसका मतलब मुझे सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम कहाँ निकालना है, ये एंड पॉइंट है 7/5 है, और जो लास्ट का एंड पॉइंट 2 था, बस 3 पॉइंट्स पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। प्लीज समझ लेना इसको ध्यान से। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सारे पॉइंट्स पे नहीं निकालना है, क्योंकि मुझे दिखा है कि बाकी सारी पॉइंट्स पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, खत्म, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन डिक्रीजिंग है इस डोमेन में, उसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है। वाह भाई वाह, इसको तो और अच्छे तरीके से कर सकते थे। इसका एक और मेथड मैं बताता हूँ, और मेथड बताता हूँ इसका मैं। अच्छा, इतना तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी फिर तो। नाइस। ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन चल रहा, सोच लो इसको, ठीक। तो मुझे 3 पॉइंट मिले। एक पॉइंट मुझे मिला वो 5/4, एंड पॉइंट 7/5 और 2। इन्हीं 3 पॉइंट्स पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम देख लेना है। तो चलो बताओ, f ऑफ 5/4 कितना आएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ 5/4 रख दो पहली वाली ब्रांच में। तो माइनस का 5/4 था ना, हाँ 25/4 प्लस 7 प्लस 4 मतलब 11। तो ये हो गया कितना, 44 माइनस का 25 मतलब 5 4 9 19/4, ठीक रहा, ओके। नेक्स्ट f ऑफ 7/5 वैल्यू पहली ब्रांच से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना बनेगा इस बारी, 7/5 मतलब -7 प्लस 7 0 4, ठीक। f ऑफ लास्ट 2 पे वैल्यू लास्ट वाली ब्रांच से मिलेगी, 5 2 10 10 - 3 10 - 7 3 और 11। सबसे बड़ा कौन है, ये लगभग आएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो ये सबसे छोटा पॉइंट हो गया, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। सम ऑफ द वैल्यूज हो जाएगी 11 + 4 मतलब 15। कहाँ गया क्वेश्चन? ग्रेटेस्ट वो इंटीजर क्वेश्चन था, ओके। आंसर इज 15, समझ आ गया। अब मैं इसका एक और मेथड आपको बताना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, fx इज इक्वल टू 5x - 7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + 2x, राइट, ओके। ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगी, दिस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट नंबर, राइट। अब बस मुझको ये चेक करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कब तक है और डिक्रीजिंग कब तक है, बस और कुछ नहीं चेक करना, ठीक। ध्यान से सुनना इसको। तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 5x - 7 प्लस सम नंबर, वो नंबर मुझे नहीं पता एक्चुअली, कंडीशन व्हेन 5x - 7 इज लेस देन 0, राइट। अदरवाइज दिस इज 5x + 7 प्लस सम नंबर व्हेन 5x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ये चीज़ समझ आती है, बोलो ना, ये चीज़ समझ आती है, ठीक है। अब इसको f, ये आ गया f। अब f डैश जरा बता दो। मैं f डैश मतलब ये नहीं कह रहा हूँ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मैं कह रहा हूँ अलग अलग ब्रांच में f डैश बता दो। तो f डैश यहाँ आएगा -5 व्हेन दिस कंडीशन इज x इज लेस देन 7/5।
7/5। उसके बाद आएगा 5, क्योंकि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। दिस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/5। ठीक, तो मुझे यहाँ से क्या मिला, मुझे मिला कि जो फंक्शन है वो 7/5 के पहले डिक्रीजिंग है और उसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब मुझे नहीं पता ये कंटिन्यूअस है कि इसके बाद नहीं है, मुझे पता है कि इसके पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग है। अब हो सकता है ये बीच में यहाँ कहीं टूटा हो, मुझे नहीं पता, कहीं भी टूटा हो सकता है, बट वो डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद भी टूटा हो सकता है, बट वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है तो फंक्शन टूटेगा ये जरूर है। ठीक, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि सिर्फ 3 ही पॉइंट है जिन पे मुझे मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। पहला पॉइंट वो इनिशियल वाला मतलब 5/4, दूसरा पॉइंट 7/5 और तीसरा पॉइंट वो लास्ट वाला पॉइंट 2। अब इन्हीं पे वैल्यू निकाल लो, इन पे वैल्यू निकालना तो 30 सेकंड का काम है मुझे लगता है। 30 सेकंड में वैल्यू निकाल के देख लो कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, खत्म खाओ, क्वेश्चन डन। इतना आसान हो गया है। मतलब यहाँ से क्या सीखने को मिला, यहाँ से सीखने को मिला कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं इन केस ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। बस जितना और सारा फंक्शन है उसको देख लो कि वो कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। बाहर की ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। वो हमेशा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पर इंपैक्ट नहीं करता कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग बना देगा या डिक्रीजिंग बना देगा। वो जस्ट एक कांस्टेंट ट्रीट होता है, लग के वो फंक्शन को बढ़ा देता है, बस मतलब उठा देता है। इंक्रीज डिक्रीज में कोई चेंज नहीं करता। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर काम इतना होता है कि जैसे फंक्शन अगर यहाँ पे है तो इसको उठा के यहाँ पे ले आएगा बस। फिर भी कंडीशन वही है कि इधर यहाँ तक अगर 0 तक डिक्रीजिंग था तो इसमें भी वो 0 तक डिक्रीजिंग ही रहेगा, उसके बाद इंक्रीजिंग था तो उसके बाद इंक्रीजिंग रहता। ग्रेटेस्ट इंटीजर बस फंक्शन को शिफ्ट कर पाता है ऊपर से नीचे और कुछ नहीं कर पाता। तो इसका मतलब जो अभी तक हमने करा था इसके पहले सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर तोड़ा था, उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से हमको ये सीखने को मिला है कि उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मॉड 5x-7 देखो कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। वहाँ से मुझे मिल गया कि यहाँ 7/5 के पहले डिक्रीजिंग है उसके बाद इंक्रीजिंग है, तो 7/5 पे पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम मिल जाए और 5/4 पे मिनिमम हो सकता है, 2 पे मिनिमम हो सकता है। उसके लिए हम लोग तीनों अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे और देख लेंगे सबसे मैक्सिमम क्या आ रही है सबसे मिनिमम क्या आ रही। क्लियर है बात, क्वेश्चन खत्म। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन दूंगा उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्योंकि तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट उन्हीं का ऐसे जुगाड़ फिट कर करके अब देखो इसमें कुछ नया नहीं हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं हुआ। ये है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने सब पढ़ा था, तोड़ना मरोड़ना। इसको तोड़ मरोड़ के इसको क्वेश्चन लिखा, उसके बाद वो अपना ये लगा लिया कि मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिक से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको वो आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। इस बार ये आई थिंक आपका पूरा रियल एनालिसिस खत्म हो गया है, राइट। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और लिमिट्स, ये 5 पोर्शन इसमें थे। टेंजेंट नॉर्मल हट गया, ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, पूरा डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल। ओके ओके देन, तब तक के लिए जय श्री राधे, बाय बाय। धन्यवाद आपका।